तरीके से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस किया, क्या परेशानियां झेली, क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, कई सारे आईआईटी को इन्होंने रिजेक्ट किया। आप 1000 रुपए के फॉर्म के लिए आप आईआईटी एग्जाम नहीं दे पाए। एक छोटा बच्चा जैसे सड़क पे भटकता है और उस समय उसे गॉड फादर मिल जाए। सर आप मुझे ऐसे समय में मिले थे और सबसे बड़ी सहयोग की बात है कि मेरे भी घर का नाम मन्नू है। सर तब आपके स्टाफ ने मुझे डांटा था कि तुम बेवकूफ हो क्या सर, सामने खड़े तुम सर से पूछ रहे हो कि सर कहाँ है। और अगर आपने मन्नू सर के पास पढ़ा हो तो आपको ये दिखेगा कि उसकी इग्नोर नहीं थी। 80% क्वेश्चन जेआरएफ के मन्नू सर के क्लास नोट से हो जाते हैं। सर आप मुझे ऐसे समय में मिले थे। पीएचडी आपका पेपर रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग। मेरा इंजीनियरिंग में जाने का जो सपना था सर, वो आपकी वजह से टूट गया। आपने कितने फोन तोड़े हैं सर। मुझे ना आपसे वो 1000 रुपए मांग लेने चाहिए थे सर। कितने आईआईटी को आपने रिजेक्ट किया? सर 3 आईआईटी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने एक विशेष छात्र से मिलवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है डॉक्टर पीके सिद्धांत। ये हमारे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं और इनकी एजुकेशन की जर्नी बहुत यूनिक है। बहुत ही एक आम साधारण छात्र से बहुत ही खास बनने का इनका एक सफ़र है और मैं इनके पूरे सफ़र को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। किस तरीके से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस किया, क्या परेशानियाँ झेली, क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, कई सारे आईआईटी को इन्होंने रिजेक्ट किया, 2 बार CSIR जेआरएफ नेट जेआरएफ इन्होंने क्वालिफाई करा और अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। और एजुकेशन सिस्टम, भारत के एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बहुत बारीकियों से समझते हैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर। और पूरा इंटरव्यू हम लोग आज इनके साथ करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सबसे पहले सिद्धांत सर, आपका स्वागत है केमिस्ट्री व लेजेंडरी डुओ चैनल पर। आप हमारे बहुत पुराने छात्र रह चुके हैं, हमारे टीचिंग करियर के शुरुआती दौर के स्टूडेंट रहे हैं, बट आज आप जिन ऊंचाइयों पर हैं और बहुत कुछ आपने हासिल किया, बहुत कुछ खोया है, आज आपकी निजी जिंदगी से लेकर एजुकेशन में सारे अचीवमेंट तक हम लोग बातें करेंगे। उम्मीद है आप जिस किसी भी क्वेश्चन में सहज महसूस नहीं करेंगे तो आप अपने उस जगह पर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप वहां से मुड़ सकते हैं। सर सबसे पहली बात तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती है। एक होता है कि हम एक मतलब अपने आप को शो करते हैं कि हाँ ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को शो करते हैं, और एक होता है कि किसी चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करना। तो सर आप मेरे लिए इस दुनिया में अगर कोई हिंदी डिक्शनरी में कोई शब्द बना हो जिसमें पूजनीय या आदरणीय होता है, तो ऐसा कोई शब्द अगर नहीं भी बना हो, अरे नहीं, उन शब्दों का भी मैं आपके लिए मेरे दिल से उपयोग करता हूँ। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मेरा हाथ उस समय पकड़ा था जिस समय शायद मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक छोटा बच्चा जैसे सड़क पे भटकता है और उस समय उसे एक गॉड फादर मिल जाए जो उस बच्चे को फर्श से अर्थ पे पहुंचा दे। सर आप मुझे ऐसे समय में मिले थे, इसलिए मुझे इस बात का बिलीव नहीं था कि आपके साथ बैठ के मैं इस तरह से स्टेज शेयर करूंगा और अपनी बात रख पाऊंगा। ठीक है सर, आपने अभी इस बीच में काफ़ी सारी बातें कही। इसमें आपने एक बात ये कही सर कि पर्सनल चीज़ें या क्वेश्चन से डिस्कम्फर्ट। सर सबसे पहले तो एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और एक ह्यूमन और आपका स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि हर सिचुएशन को फेस करना मैंने आपसे भी सीखा है सर। आपने भी जिस तरह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे और मैंने उसको बहुत ही क्लोजली वॉच किया और इस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है। तो आज किसी भी तरह के सवालों से मैं भागता नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिद्धांत जी, सबसे पहले आपका परिचय मैं अपने बच्चों से, अपने दोस्त मित्रों से, सभी से करवाना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर प्रेमानंद कुमार भगत है और सबसे बड़ी संयोग की बात है कि मेरे भी घर का नाम मन्नू है और सर का भी नाम तो क्या मन्नू है ही। तो इस मतलब इस नाते मैं इनको हमेशा मैं इनको सर बोलता हूँ सबके सामने, लेकिन मुझे कभी फील ही नहीं होता सर जैसा। मुझे हमेशा लगता है कि मैं इनको भैया ही बोलूँ तो ज्यादा बेटर हो, लेकिन जब सामने आता हूँ आपके और हमारे बीच उम्र का गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, गैप भी ज्यादा नहीं है सर, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। क्योंकि जब आपने पढ़ाना भी स्टार्ट किया था तो आपको देख के मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में आया था तो मैंने पूछा था सर कहाँ है, और मैंने आपसे ही पूछ लिया था कि सर कहाँ है, और आपने बिल्कुल अजीब सा मुझे देखा था। तो फिर और ये बात किस साल की है? ये बात है सर 2008 की। 2008 या 7?
2000 नहीं 2008 की 8 बात की है। बात है। 2008 की अच्छा, बात हाँ, है, जब मतलब आप सोना पैलेस में पढ़ाते थे, हाँ हाँ उस समय की बात है। तब आपके स्टाफ ने मुझे डांटा था कि तुम बेवकूफ हो क्या, सर सामने खड़े तुम सर से ही पूछ रहे हो कि सर कहाँ है। हाँ, ये कन्फ्यूजन मेरे साथ कई बार हुआ है। जी अच्छा, सर। आप बिहार से बिलोंग करते हैं? जी सर, किस बिहार। जिले से बिलोंग करते हैं? सर मैं अपना एक बार फुल इंट्रो दे देता हूँ। हम्म, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमानंद कुमार भगत है। मेरे फादर एक जस्ट लाइक खेतीहर मजदूर ही थे। हम्म। और मेरी बेसिक एजुकेशन कटिहार जिले के कुमरी गांव से हुई है। 10th आपने कटिहार जी, जिले से ही करा है? कटिहार जिले के कुमरी और वो गांव से। स्टेट बोर्ड था या सीबीएसई था? नहीं, स्टेट बोर्ड था, स्टेट बिहार बोर्ड। बोर्ड। क्या आपके परसेंटेज मार्क्स रहे हैं मेरे उस 10th समय में, उस समय की तो हालत ऐसी होती थी कि पूरे स्कूल एग्जाम देते थे तो शायद 2 या 3 फर्स्ट डिवीजन होते थे, और मतलब 70% तो फेल हो जाया करते थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे ठीक है, इसमें? प्रॉपर सब्जेक्टिव, और उसमें 700 मार्क्स का एग्जाम होता था। अभी तो जैसे 10th में 500 मार्क्स का होता है, उसमें 700 मार्क्स का होता था। और बहुत ज्यादा एडवांस मैथ होते थे, अलग से मैथ। क्या आपके ईयर में 9th प्लस 10th का बोर्ड था? नहीं, वो जस्ट उस साल खत्म हुआ हटा था। क्योंकि उस साल हम लोगों ने खत्म जब हुआ बोर्ड था। दिया था तो पहले 9th प्लस 10 दो तो मेरे सालों का बोर्ड 76% मार्क्स थे सर। आज के टाइम में 76% मार्क्स कोई कुछ मैटर मायने नहीं नहीं करता, रखता लेकिन है। उस समय वो इतनी बड़ी स्टेट बात बोर्ड से थी। बहुत बड़ी बात थी। उस समय इतनी जी। बड़ी बात थी, 76% मार्क्स थी। लोग मुझे रास्ते में रोक के मुझे पूछते थे कि तुम ही हो क्या, तुम्हारे ही 76% मार्क्स आए हैं। और उसके बाद फिर वहां से 12th फिर आपने कहाँ से किया? सर 12th को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही मेरी। प्रॉब्लम ये रही कि समस्या ये थी मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी एक्चुअली फिल्मों की तरह मैंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, और ऑल ऑफ सडन वो बिजनेस कोलैप्स कर गया, तो ऑलमोस्ट हम रोड पे आ गए। तो हुआ क्या कि 10th तो किसी तरह मैंने पास कर लिया, और फिर 12th के टाइम में क्या हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 10th के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैं मतलब सड़कों पे रेहड़ी पटरी टाइप से सब्जी बेचने लगा या कपड़े बेचने लगा। अच्छा, आप मतलब 10th करने के बाद जब आपके पिताजी का बिजनेस नहीं, बिजनेस तो उनका बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, खत्म हो जब मैं चुका था। 7-8 साल अच्छा, का था। बचपन में ही खत्म बचपन हो में चुका ही। तो मैंने बहुत मुश्किल से 10th किया, और 12th करने से पहले मैं 10th करते हुए भी मैंने काम करते हुए 10th किया। मतलब हालात ऐसे थे घर के कि आपको हाँ, मजदूरी मजदूरी करनी थी। पड़ती मुझे थी मजदूरी करनी आईएससी पड़ती करने थी। से पहले। आईसी करने से पहले। फिर उसके बाद जब मैं 10th पास करके फिर मैं आया, तब जाके मुझे आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं आप ऑलरेडी एक साल। कब 10th करे हैं? सर मैंने 10th 2005 में किया। 5 में मतलब, और 12th कब किया? 12 तो ऑब्वियसली 2007 में किया सर, 2007 2007 में। ठीक लेकिन है। इस बीच में सर मेरा एक साल वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं कटिहार में पढ़ रुक नहीं गया। पाए। और उसके बाद जो है मैं किसी तरह से पटना आया, और फिर आपसे मुलाकात हुई, तो फिर और भी टीचर्स मिले, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे। आपका बचपन में क्या सोचना था? अभी तो आप कहाँ पर अचीवमेंट करें, मैं आगे बात करता हूँ। बचपन में वो 12th का फेज, क्या आपको याद है कि आपके लक्ष्य क्या थे उस समय? क्योंकि अक्सर बच्चे जो लक्ष्य तैयार करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक सामान्य बच्चे जो लक्ष्य तैयार करते हैं, क्या जीवन में वहां तक पहुंच पाते हैं कि नहीं? क्योंकि ये बातें 2007 से 2024, मतलब ये तकरीबन 17 ईयर्स का यहाँ पर गैप है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपका क्या कुछ डिसाइडेड था उस समय में लक्ष्य, या गरीबी के वजह से आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे? देखिए सर, दो तरह की चीजें होती है। एक होते हैं कोई इंसान जैसे कोई कीचड़ में कमल टाइप का, और एक होता है जिसको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब गार्जियन, किसी बच्चे के माँ बाप अगर एक्टिव हो, उनको चीजें पता हो, तो बच्चे के लिए गोल सेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो फैक्ट है, क्योंकि मैं 100% सच बोल रहा हूँ, कि अगर गार्जियन एक्टिव नहीं है, अगर गार्जियन को ये ध्यान नहीं है कि हमें बच्चे को किस दिशा में ले जाना है, कहाँ ले जाना है, तो फिर बच्चे क्या का होता है ना, इंटरेस्ट कहाँ पर तो है? फिर बच्चे को क्या होता है ना, बच्चा एक नाव की तरह हो नाव जाता की है, तरह। कि उसको जिधर किनारा मिल जाए वो उधर पहुंच जाता है। फ्लो जिसके साथ दोस्तों के साथ मिल गया, हाँ, वो उसको दोस्तों जिसने, के साथ तो रहने यही की। चीज मैं तभी बताना चाह रहा था सर, कि 10th में के बाद क्या हुआ कि मुझे लोगों ने कहा कि कॉमर्स ले लो, तो मेरा एक साल कॉमर्स ने वेस्ट कर दिया, क्योंकि अरे! मुझे लगा कि भाई पैसे नहीं है तो पढ़ाई में कॉमर्स ले लूंगा तो आसानी से हो जाएगी, आर्ट्स नहीं लेना मतलब चाहता एक था। साइंस लेने वाला बच्चा जो आज साइंस लेके एक अच्छे मुकाम पर है, मैं मुकाम की आगे बातें करूंगा, वो बच्चा अपने 11th में कॉमर्स लेके मैंने एक पूरा साल 11 तो कॉमर्स में वेस्ट कर दिया सर। कॉमर्स में एडमिशन लेने के बाद फिर एडमिशन के लिए मैंने जब वहां से बोला कि आप मेरा साइंस में एडमिशन चेंज कर दो, उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं करते, हम आपको अपग्रेड नहीं कर सकते, डिग्रेड कर सकते हैं, हम आपको कॉमर्स, साइंस से कॉमर्स में ट्रांसफर कर सकते थे, कॉमर्स से साइंस में नहीं करेंगे। तो उन्होंने नहीं किया, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहां से टीसी लेके किसी दूसरी कॉलेज में जाके जो है मैं कहीं और अपना साइंस में एडमिशन कराऊं। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने लोगों से पैसे मांगे,
और फिर उस कॉलेज से टीसी फाइनली लेके फिर मैं दूसरे कॉलेज में चला गया। तो एक साल तो पूरा मेरा 11 तो इसी में चला गया 12th सर। में क्या आपके मार्क्स रहे? सर 12th में मेरे मार्क्स Percentage? अनफॉर्चुनेट रह गए सर। 12th में मेरा AIEEE क्वालिफाई हुआ, लेकिन 12th में मेरे 2nd डिवीजन मार्क्स है कि अच्छा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस ईयर में शायद 3 या 4 ही फर्स्ट डिवीजन हुए थे। आप 2007 12th की बात सेकंड मैं कर डिवीजन रहा हूँ। रहे, 10th जी। में आप 10th में तो डिस्टिंक्शन मार्क्स है डिस्टिंक्शन मेरे। मार्क्स रहे। उस समय का डिस्टिंक्शन मैटर करता है मैटर और करता मैटर है करता सर। है। जी फिर सर। आप 2007 में पटना आ गए, जी सर 2007 में पटना, Plus two 2007 देने से के बाद। पहले ही पटना में आ चुका, 2006 में पटना आ गया 6 के सर आसपास पटना आप आ जी। गए। और फिर आपने यहाँ पर केमिस्ट्री का सफर हमारे साथ 2008 जी में सर शुरुआत 2000 आपके साथ में 7 से 8 के बीच जुड़ा सर मैं। यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या आपका विजन, जब आप हमारी क्लासेस में थे, क्या आपका विजन उन दिनों कुछ बदल पाया या आप सिंपली सब्जेक्ट सीख रहे थे? सर बेसिकली मैं आपको बताऊं सर, बहुत ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि इनऑर्गेनिक को तो सीरियसली ही नहीं सोचा था, लेकिन इनऑर्गेनिक जैसा कोई सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि दिमाग में एक हुआ था ऑर्गेनिक, फिजिकल, चाहे फिजिक्स, मैथ, हमने इनऑर्गेनिक के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि इनऑर्गेनिक जैसा कोई सब्जेक्ट भी होता है। और चूंकि आपके पास पढ़ने से पहले मैं कुछ दिन पहले एक टीचर थे, उनका देहांत हो गया, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, डॉक्टर खक्खन महतो, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनके पास मैंने पढ़ा, उन्होंने चूंकि उनके पास नॉलेज बहुत था, लेकिन उनका जो डिलीवर करने का जो हर शिक्षक टेक्निक के था अलग वो अलग बहुत ही पुअर था। जी, जी, उसको लेके तो इनऑर्गेनिक से और डर बैठ गया मेरे मन में। हम्म। लेकिन फिर जब मैं आपके पास आया तो मैंने सरप्राइज रह गया कि मतलब इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट को भी, जिसको कि लोग बोलते हैं कि रट जाओ, क्या उसको कोई सिखा सकता है? फिर मुझे लगा कि नहीं, स्टार्टिंग डेज है ना, तो सर जो है मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं शुरुआत में, मतलब ऐसा कर रहे हैं, बाद में फिर अपने असली में आ जाएंगे। और इवन की लास्ट तक। और सर मैं आपको एक बात यहाँ रोकना चाहूंगा, एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, कि मैंने आपके पास 12th में पढ़ा सर, मैंने पूरा ग्रेजुएशन किया, मैंने पूरा मास्टर्स किया आपके उस नॉलेज के बदौलत। सर मैंने JRF किया, इसमें से कोई बच्चे अगर JRF का पेपर, मैं झूठ नहीं बोलता, आप अगर चाहो IIT JAM या JRF का पेपर आप देख लो, और अगर आपने मन्नू सर के पास पढ़ा हो तो आपको ये दिखेगा कि उसके इनऑर्गेनिक के 80% क्वेश्चन JRF के मन्नू सर के क्लास नोट से हो जाते हैं। और IIT JAM, मैं खुद IIT JAM को भी पढ़ाता हूँ, तो IIT JAM के 95% क्योंकि कुछ सिलेबस थोड़ा अलग है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, तो वो सर नहीं पढ़ाते हैं, तो वो 95% क्वेश्चन जो है मन्नू सर के 12th के नोट से हो जाते हैं। तो सर ये चीज इस चीज ने मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव किया सर, मैं डबल JRF हूँ, ठीक है। फिर मैंने और भी बहुत सारी चीजें, इवन कि मैं अभी आगे बताऊंगा सर कि मैं आपके सब्जेक्ट ने मेरी लाइफ को किस तरह से सर 180 डिग्री से चेंज कर दिया सर। आपने ग्रेजुएशन किया कब? सर मैंने ग्रेजुएशन 2008-11 के बीच किया, क्योंकि एक साल का मैंने गैप लिया था, तो 2008 के लास्ट मतलब मिड में एडमिशन हुआ, तो 2008-11 में मेरा 11 में कंप्लीट हुआ। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन तो मैंने बहुत ही एवरेज जगह से किया सर, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, एवरेज करने से उस जगह की बदनामी होती है, लेकिन बहुत ही एवरेज यूनिवर्सिटी, एवरेज कॉलेज से, बस सर्टिफिकेट के लिए आपने किया। और मास्टर कहाँ से किया? मास्टर भी सर मैंने उसी कॉलेज की यूनिवर्सिटी से किया, वहां भी मैं नाम नहीं लूंगा सर, क्योंकि वहां भी उसका आपको मैं इंसिडेंट बताऊंगा तब आपको हंसी आएगी सर। हमारा वाइवा होना था सब्जेक्ट का, तो सामने एक टीम बैठी हुई थी, तब तो मैं पटना छोड़ चुका था, मैं कटिहार जा चुका था। तो फिर क्या हुआ कि वहां पर क्या हुआ कि लोग वाइवा ले रहे थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, सारे क्वेश्चन मैंने दनादन आंसर कर दिए। जब उनको लगा कि ये बंदा सारा जवाब दे रहा है, तो उसने मुझसे पूछा उन्होंने कि अच्छा आपके HOD का नाम क्या है? तो मैं दंग रह गया कि यार HOD का तो नाम ही नहीं पता, और वो मेरे सामने बैठे हुए थे। मतलब आप ये सोचो कि जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो इस कॉलेज के टीचर का नाम नहीं पता, तो ये वाली सिचुएशन थी जहां से मैंने मास्टर्स किया सर। तो 2014 में मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हुआ। मास्टर में कुछ अच्छे मार्क्स रहे? मास्टर सर मेरा सिर्फ 12th का मार्क्स मतलब थोड़ा पुअर गया सर, उसके बाद फिर मैंने जितने मास्टर्स हुए, ग्रेजुएशन हुए, सब में मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया सर। इवन की मास्टर्स में तो मेरा गोल्ड मेडल भी है सर। मास्टर्स में आप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर मैं। यूनिवर्सिटी टॉपर है? यस सर, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ सर, बहुत केमिस्ट्री में। कब आपको फिर ये रियलाइज हुआ, जैसे ये दौर एक ऐसा दौर था बच्चों का जिस समय बच्चे इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा या मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते थे, ये वो दौर था आपकी पढ़ाई का दौर, मुझे याद अच्छे से, क्योंकि उस समय में इतनी चीजें डेवलप नहीं थी, सोशल मीडिया इस लेवल पर नहीं था, यूट्यूब इस लेवल पर नहीं था ही नहीं, इनफैक्ट नहीं था ही नहीं सर, और इंटरनेट हार्डली 2G 3G ये सब काम कर रहा था, सर। तो दुनिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, फील्ड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो आप
कि आपका जो वो 2008-10 का वो सीखने का दौर है, क्या आपको उस फेज में ये नहीं लगा कि मुझे भी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी, मैं अपने फैमिली को स्टेबलाइज करूं, अपने करियर को स्टेबलाइज करूं? सर एक्चुअल में क्या हुआ कि उस समय जो सिचुएशन थी, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था सर कि अपनी फैमिली को मैं कुछ दिनों के लिए छोड़ के दूर जाऊं। अच्छा। मेरी फैमिली को मेरा सपोर्ट चाहिए था। मेरी एज भले ही कम थी, लेकिन मेरी फैमिली को मेरा सपोर्ट चाहिए था। मेरी फैमिली को चाहिए था कि मैं उनके आसपास रहूं, उनको मैं अर्न करके दूं। उस समय मेरी एज 18 ईयर के आसपास की एज थी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था फैमिली को छोड़ के जाने का। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इवन कि मेरा AIEEE में हुआ भी सर, NIT तिरुचिरापल्ली में मेरा जो है वो हो भी गया था सर। मैंने काउंसलिंग करवाई थी, NIT तिरुचिरापल्ली मुझे मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर से सर मेरे पास ऑप्शन नहीं था घर से दूर जाने का। और सर टीचिंग में फिर मैं मतलब आपने उस समय AIEEE के थ्रू काउंसलिंग के बाद NIT त्रिची को ड्रॉप किया? त्रिची को ड्रॉप मतलब किया वो सर। इंडिया का उस समय में मैं कह सकता हूँ ये वो दौर था जिस समय इतने सारे IIT नहीं थे, और 7-8 IIT के बाद जो पहली NIT काउंट होती थी वो त्रिची और वारंगल सूरतकल होती थी। सर मैं IIT भी क्वालिफाई कर लेता सर, लेकिन उस समय क्या होता था, IIT के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था और 1000 रुपए फॉर्म की फीस थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा ने मुझे फीस नहीं दी, मुझे फीस नहीं दे पाए, इसलिए मैं IIT की फॉर्म नहीं आप भर पाया 1000 रुपए के फॉर्म के लिए आप IIT का एग्जाम नहीं दे भर पाए? पाया सर, क्योंकि IIT का फॉर्म 1000 रुपए का आता था और NIT का फॉर्म 500 रुपए का आता था। मेरे पापा ने मुझे 1000 रुपए दिए, बोला कि इसी में देख लो क्या करना। तो मैंने सोचा कि 1000 का या तो IIT का फॉर्म भरूं या तो बाकी के 500 रुपए का खर्चा रख के NIT का फॉर्म भर लूं। तो 500 रुपए में NIT का फॉर्म उसमें NIT अलग थे, अलग थे, AIEEE वेस्ट बंगाल अलग था, हाँ। सारे बिहार BCEC सब अलग होते थे। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने उसका फॉर्म भरा, 500 रुपए रखे, रूम ओनर को दिए 500 रुपए रेंट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समय काफी बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। बच्चों के पढ़ने के तरीके, हम लोगों के पढ़ाने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। इन सारी चीजों पर आज आपसे राय लेना चाहेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग। सबसे पहले अब ये बताइए कि ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट आपको मैं समझूं, या एक आप अपनी नजर में अपने आप को आप क्या समझते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट या एक ब्रिलियंट स्टूडेंट? सर स्टूडेंट तो मैं एवरेज नहीं रहा सर, ठीक है। चीजों को सीखने की जो क्यूरियोसिटी थी वो मेरे अंदर हमेशा से बहुत ज्यादा थी। मुझे याद है, जब मैं छोटा बच्चा था तो सवाल पूछ पूछ के मैं टीचर्स को परेशान कर दिया करता था। और मुझे ये भी बात याद है कि जब मैं आपकी क्लास में पढ़ता था तो आपकी क्लास के फर्स्ट बेंच पे लड़कियां बैठती है, लेकिन मैं उनसे लड़के मैं 3-4 लड़कों का ग्रुप बना के फर्स्ट बेंच पे बैठा करता था। मैं कभी पीछे नहीं बैठता था। मुझे याद है ये इसके चक्कर में लड़कियों से मेरी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मैं फिर भी फर्स्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्टली इंटरेक्ट करूं और आपसे कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसी टाइम पूछ के अपना उसका नोट्स बना लूं। तो सर मैं एवरेज स्टूडेंट कभी खुद को नहीं समझता, क्योंकि मेरे अंदर ये था ना, समस्या ये कि मेरे पास वो सिचुएशन थी आगे खड्डा पीछे खाई के, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मुझे ये पता था चाहे दिन में 18 घंटे पढ़ने हो, 16 घंटे पढ़ने हो, 20 घंटे पढ़ने हो, मुझे नहीं पता कि मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। आज भी मैंने मेरी लाइफ की अचीवमेंट होने के बावजूद भी, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मेरी वाइफ है, इसके बावजूद भी मैं आज 7 से 8 घंटे तो मैं आज भी पढ़ ही लेता हूँ। तो मुझे नहीं पता सर कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग इतना हूँ कि आप मुझे कोई किताब दे दीजिए और आप बोल दीजिए कि इस किताब को आपको 1 या 2 दिन बाद एक्सप्लेन करना है, मैं रात भर में उसे कंप्लीट कर लूंगा। मास्टर्स आपने कब कंप्लीट किया अपना? 2014 में सर। 2014 और ग्रेजुएशन 11? ग्रेजुएशन 11। मतलब आप एकेडमिकली कंटिन्यूटी में रहे? कंटिन्यूटी नहीं थी सर, एक साल का गैप था। 1 साल का गैप रहा। हाँ, 12th के बाद 1 साल गैप ग्रेजुएशन का एडमिशन में भी था। लेकिन आप जिस दौर में आपने इतनी कंटिन्यूटी रखी, उस दौर में ग्रेजुएशन और मास्टर के बीच बच्चे इतनी कंटिन्यूटी नहीं रखते। सर मैंने कहा कि मेरी सिचुएशन बाकी लोगों से अलग थी, डिफरेंट थी। तो मेरे पास, मैं किसी से कंपेयर खुद को नहीं करता था, मैं लोगों से compete करने की कोशिश करता था। आप जब हमारे यहाँ से पढ़ के गए थे तो उस समय में आपके मन में क्या चल रहा था, क्या सपने थे? सर बेसिकली मैं ऑनेस्ट व्यू जानना मेरा चाहता हूं। इंजीनियरिंग में जाने का जो सपना था सर, वो आपकी वजह से टूट गया सर। मेरी वजह से टूट गया? हाँ सर, मेरी वजह से इनका इंजीनियरिंग में जाने का सपना टूट गया। मैं सर, माफी मांग सकता हूं? नहीं, इसके लिए माफी की बात नहीं है सर, इसके लिए तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। सर आपने एक्चुअली इनऑर्गेनिक इतना अच्छा पढ़ाया सर कि सोते जागते बैठते मेरे दिमाग में इनऑर्गेनिक घूमता था। आपके एग्जाम्पल्स आज भी मुझे याद हैं। आप चाहे एटम बम वाला एग्जाम्पल देते थे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का, चाहे आपने इतने एग्जाम्पल दिए, वो ना मेरे दिमाग में घूमते। मेरे दिमाग में 2 ही चीजें मेरी लाइफ में 2 ही चीजें घूमी हैं,
एक तो जब मैं चेस बहुत खेलता हूँ मेरे दिमाग में चेस घूमता और दूसरे मेरे दिमाग में इनऑर्गेनिक घूमती थी। मुझे लगता था ना कि इस लेवल का कॉन्सेप्ट क्यों, मतलब क्यों लोग अनभिज्ञ हैं, क्यों लोग नहीं जानते हैं, उनको कौन सिखाएगा? मन्नू सर तो यहाँ है, आखिर बाकी लोगों को कौन सिखाएगा? तो सर इस वजह से भी मैंने इंजीनियरिंग में जाने का जो सपना था, मैंने बोला नहीं, इससे बड़ा टारगेट ये है कि लोगों को, ठीक है आज मैं मेरे पास इंजीनियरिंग जाने का बहुत ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं बच्चों को भेजूं उस डायरेक्शन में तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो सर मैंने आपके कॉन्सेप्ट और सर मैंने मतलब ऑल ऑफ सडन आपका उस साल ये प्लान हुआ कि मैं केमिस्ट्री से अपना करियर परस्यू करूं। तो 2008 में जब रिजल्ट आया था AIEEE का, तो मेरे पास ये समझ नहीं थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। लेकिन सर जब मैंने एक बार बहुत आराम से सोचा, और उस समय चूंकि माहौल भी था, टीचिंग में बहुत पैसे थे, फिर मुझे लगा कि आपने तो मुझे एक मतलब डूबती हुई नाव को एक आपने चप्पू दे दिया, इतना बड़ा इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट। और यकीन मानिए सर इस आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने, मुझे लगता है कम से कम 50-60 लाख रुपए तो जरूर कमाए होंगे सर। आपके उस एक, आपने मुझे फ्री में पढ़ाया, लेकिन आपकी उस अच्छा, मैंने आपसे कोई फी नहीं ली थी? आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से देता सर? मैं तो खुद स्कॉलरशिप पे पढ़ता था, कि जो भी कुछ लोग स्कॉलरशिप देते थे उस स्कॉलरशिप पे मुझे ये याद है, चूंकि हर बच्चे का हर चीज नहीं ध्यान रहता, मुझे ये याद है, मैं पहले आप लोगों को ये बताऊं कि इनके पढ़ के जाने के बाद 2007-8 की जो भी आर्ट की कहानी है, कई साल तक कांटेक्ट में रहा, बट हम मिले नहीं, और काफी लंबे समय बाद मिले। और मुझे लगता है कि शायद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे समय के लिए आप हमारे साथ बैठ पा रहे हैं कि मैं ज्यादा देर तक आपके साथ बैठ पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ। टीचर हैं सर, आपके पास बैठ, मैं वैसे भी नहीं बैठ सकता, थोड़ा सा सर आपसे डर भी तो लगता था, क्योंकि आपने मारा भी तो बहुत है सर। पिटाई जीवन का। आप तो ऐसी टीचर थी कि आप तो लड़कियों तक को नहीं छोड़ते थे, मुझे जहां तक याद है कि आपने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा था। हाँ, मतलब उन दिनों मैं डिसिप्लिन अभी भी हूँ, अभी भी हमारे क्लासरूम में कोई मोबाइल फोन। आपने कितने फोन तोड़े हैं सर? शायद आपको याद नहीं होगा सर कि आपने कितने फोन तोड़े हैं। सैकड़ों से ऊपर है वो, बहुत फोन हमने तोड़े हैं। तो मुझे ये याद है कि आप क्वेश्चंस खूब पूछा करते थे, और मुझे ये पता चलता था आपको पढ़ाने के दौरान कि आपको कुछ अलग तरीके का काम करना जो बाकी बच्चों को नहीं करना। मुझे ये भी ध्यान में है कि आपके बैच से एक अमित मिश्रा थे, जिनका AIPMT में 215 ऑल इंडिया रैंक 215 आया था, और KGM से उन्होंने अपना MBBS किया था। अभी वो कानपुर में रेडियोलॉजिस्ट हैं, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं। और आपके बैच से अच्छे इमरान गए थे, वो IIT BHU गए थे। वो दौर था जहां IIT में एक सिलेक्शन 3000 के आसपास सीटें होती थी बस। हाँ। उस दौर में IIT में एक सिलेक्शन मैटर करता था, और मुझे लगता था कि आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप के दिमाग में क्या चल रहा। आप मेरे दिमाग में एक बार ये आया सर, ठीक है, और मुझे लगता है ना कि मुझे वो काम कर लेना चाहिए था। मुझे ना आपसे वो 1000 रुपए मांग लेने चाहिए थे सर, फॉर्म के लिए। हाँ, वो फॉर्म के लिए मांग लेने चाहिए। IIT में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने फॉर्म नहीं डाला, फॉर्म ही नहीं डाला। लेकिन IIT को आपने एक समय में रिजेक्ट किया। फिर मैंने IIT को बाद में रिजेक्ट किया। कितने IIT को आपने रिजेक्ट किया? सर 3 IIT सर। 3 IIT हैदराबाद, IIT BHU और IIT आपको पटना को। तो फिर यहाँ से प्रोफेसर ने मुझे डायरेक्ट कॉल किया था, यहाँ पर प्रोफेसर मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, मेरा ईमेल है, मैं आपको दिखा दूंगा सर। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने मुझे कॉल किया। ये एक ऐसे छात्र हैं जो 1000 रुपए की वजह से IIT एग्जाम नहीं दे पाए, और एक दौर इनके करियर में, इनकी जिंदगी में ऐसा आया कि IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT BHU और IIT पटना को इन्होंने अपने PhD परस्यू के लिए डिनाई किया। IIT PhD और IIT BHU का तो जो मुझे लेटर वगैरह आया था सर, मैं सब आपको दिखा सकता हूँ। आप यहाँ लगा भी सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ ये लेटर उन्होंने मुझे लिखा कि ये आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन मेरी मतलब चीजें बदल चुकी थी, ठीक है, वो चीजें नहीं रही जो पहली वाली बात थी, चीजें बदल गई थी। मतलब आपके करियर में मैं ये बोलूं कि एक समय में IIT चार्म था, अचानक IIT चार्म नहीं रहा, चार्म आ गया आपको नॉलेज। आपको ये रियलाइज हो गया कि IIT और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज बढ़ाना। जी सर। IIT को आपने क्यों, ये IIT का एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपने मास्टर करने के बाद नेट CSIR JRF की आपने प्रिपरेशन डबल टाइम किया। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जो CSIR नेट का जो क्वालिफाई किया, वो कौन सा साल था? सर मेरा 2016 में सर, 2016 के और उस समय क्या रैंक थी आपकी? सर उस समय मेरी रैंक थी 106। 106। यस सर। अरे वाह। और फिर सेकंड JRF 2017 के जून में पेपर होता है, क्योंकि साल में 2 बार पेपर होता है, ठीक है। उस बार मेरा 68 रैंक था। 68 ऑल इंडिया रैंक 68।
ठीक है। तो एक शानदार करियर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर आपने क्यों एडमिशन नहीं लिया 106 रैंक पर? सर ये फिर से मतलब मिसगाइड हो गया सर, एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ये गलती मैं मानता हूँ। क्योंकि जेआरएफ क्या है ना, कि स्कॉलरशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए आज के टाइम में दे रही है पीएचडी के लिए। तो अगर आप जेआरएफ को दोबारा करते हैं तो एक जेआरएफ आपका वेस्ट हुआ, तो वो जेआरएफ पे किसी का सिलेक्शन नहीं होता, वो सीट वेस्ट हो गई। मतलब वो 25 लाख रुपए उस पर्सन को मिलने थे जो लिस्ट से बिल्कुल मतलब लास्ट पोजीशन से एक बाहर था, उसको मिल सकता था, तो उसका पोजीशन मैं खा गया। तो वहां पर वो मेरे से मिस्टेक हुई, तो मुझे 2 बार नहीं करना चाहिए था जेआरएफ, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वही बात है ना सर कि ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है। और आपने उसके बाद ऑर्गेनिक, अच्छा आपका एमएससी में मास्टर में कौन सा सब्जेक्ट था? सर एमएससी में मास्टर्स में सर मेरा ऑर्गेनिक था सर। ऑर्गेनिक, हाँ। और क्या इनऑर्गेनिक का भी उसमें कुछ था सर सब्जेक्ट? इनऑर्गेनिक का पोर्शन था सर, लेकिन चूंकि क्या था कि मुझे सीएसआईआर की प्रिपरेशन करनी थी, तो उसमें मुझे अलग लेवल पे काम करना था। आपने ऑर्गेनिक क्यों चूज किया? सर क्योंकि मेरी इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक भी अच्छी थी, लेकिन होता क्या है कि सर जो मास्टर्स और जो मतलब लेवल की जो इनऑर्गेनिक होती है ना सर, वो थोड़ी अलग होती है, बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर। वहाँ कॉन्सेप्ट का काम नहीं है सर, वहाँ चीजों को आपको याद रखना पड़ता है। आज भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब किसी को क्वालिटेटिव केमिस्ट्री हो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक किसी का क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में। मैंने जब आपकी क्लास की थी, लास्ट के 2 मंथ जब बचे थे, तो वो मैं छोड़ दिया जिन था। दिनों मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ, जो आप लास्ट वाला पोर्शन था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म करने के बाद, जो लास्ट में जो आप रिएक्शन बता रहे थे, क्योंकि क्या था कि मेरे जो भी लाइफ के टारगेट थे, क्योंकि मेरा हमेशा से क्लियर था, मैं समय आने वाले 5 साल को सोच के चलता हूँ, मुझे पता होता है कि आने वाले 5वें साल में भी मुझे क्या करना है। तो अनफॉर्चुनेट रहा कि वो ऐसा टाइम आ चुका था कि मुझे 2 महीने आपके छोड़ने पड़े। मास्टर करने के बाद और हमसे पढ़ने के बाद आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हुए? नहीं सर, होम डिस्ट्रिक्ट तो मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लास्ट में शिफ्ट हो चुका था। अच्छा, सर फिर वहां आप पढ़ाने लगे? जैसे 2008 में मैंने आपके पास पढ़ा, हाँ। ठीक है, और 2008 में मैंने वहाँ एडमिशन भी ले लिया। हाँ, लेकिन 2009 के इनिशियल में जब वहां पर एग्जाम देने का टाइम आया, तो 2008 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मैंने पटना छोड़ दिया था। तो जो आपके पास लास्ट जो 2 महीने पढ़ने का जो टाइम था, आप दिसंबर में बैच कंप्लीट, दिसंबर जनवरी में आपका बैच आप कंप्लीट होता। डिस्ट्रिक्ट टाउन में टीचिंग स्टार्ट करें? डिस्ट्रिक्ट टाउन में मैंने और टीचिंग स्टार्ट करने के पीछे का क्या मकसद था उस समय? कि टीचिंग में करियर परस्यू करना था, या फिर ये था कि पैसों की बहुत ज्यादा कमी है इस वजह से टीचिंग आपने स्टार्ट किया? मैं एक ऑनेस्ट चीजें जानना चाह रहा हूं। सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो पैसे थे सर, पहली प्रायोरिटी तो पैसे थे, जो कि फैमिली को सपोर्ट करना था। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी एक बात समझ में आ चुकी थी कि मतलब टीचर से बड़ी कोई चीज नहीं होती, टीचिंग से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर था कि ग्रेजुएशन मास्टर्स मुझे 5 साल का समय लगना है। मुझे बस पता था कि 2015 में मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, ये चीज मुझे पता थी। तो मेरे दिमाग में 5 साल का जो फिगर था वो क्लियर था कि इस 5 साल में मुझे अंधा पैसा कमाना है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहां पर कि बस मेरे आसानी से मास्टर्स ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद फिर मुझे इस प्रोफेशन को छोड़ देना है। ये मेरे दिमाग में पहले से माइंडसेट था। आपने प्रोफेशन शुरू किया किस साल, टीचिंग प्रोफेशन? सर 2009 में सर। और बंद कब किया? सर 2015 में सर। आप उसके बाद सीएसआईआर के प्रिपरेशन में लगे, और सिर्फ 1 से 2 साल की प्रिपरेशन में, 1 साल की प्रिपरेशन में अपने सीएसआईआर? मैं आपको सही बोलूं तो, लेकिन सर सीएसआईआर की असली प्रिपरेशन, सीएसआईआर मास्टर्स की प्रिपरेशन तो आपकी क्लास में ही हो चुकी थी सर। जब मैं वहां दिल्ली गया तो वहां पर जो मेरे कॉन्सेप्ट थे इनऑर्गेनिक के, इवन कि मैं इनऑर्गेनिक की क्लासेस भी स्किप कर देता था लोगों की, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है सर, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन और ओएमसी, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। आप ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री थोड़ा कम आप लोग नहीं पढ़ा, क्योंकि सिलेबस ही नहीं तो कैसे पढ़ा? समय नहीं था, अभी तो है, अभी का तो नहीं पता। तो सर कोऑर्डिनेशन और ओएमसी मिला के ऑलमोस्ट 50 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं सर। मतलब आपका जेआरएफ 120-125 मार्क्स में जेआरएफ होता है, और कोऑर्डिनेशन ओएमसी मिला के 50 मार्क्स 45-50 मार्क्स अकेले, यानी 25 मार्क्स। 12th की केमिस्ट्री एक ब्रह्मास्त्र रहा आपके सीएसईआर के रिजल्ट में। सर केमिकल बॉन्डिंग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 20 से 25 मार्क्स सर, डी ब्लॉक ए ब्लॉक सर उससे 10 मार्क्स, मतलब 7 से 8 मार्क्स तो पूछ ही देते और हैं। 120-25 पर 120-25 पे सिलेक्शन हो जाता सर। तो क्यों लोग इधर उधर दिमाग लगाए? आज के बच्चे सीएसआईआर नेट जेआरएफ की तरफ ज्यादा नहीं जाते। मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कर रहे हैं या किसी और करियर को परस्यू कर लेते हैं, बट वो मास्टर करके सीएसआईआर नेट जेआरएफ नहीं करना चाहते। हायर एजुकेशन पर हम लोग धीरे धीरे बात करने जा रहे हैं। आज के बच्चे क्यों नहीं सीएसआईआर नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करके क्यों नहीं रिसर्च में जाना चाहते?
कहाँ सर, पे इसमें hurdle? बहुत सही ट्रूली बोलूं सर तो इसके पीछे मतलब माँ बाप का भी दोष है सर, पेरेंट्स। पेरेंट्स का दोष है सर, पेरेंट्स की गलती है। मैं हमेशा इस चीज मेरी बातें लोगों को पसंद नहीं आती है। सोसाइटी में सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है सर, बच्चों के दिमाग में अनाप शनाप चीजें भरी हुई है। लाइफ को लेके बच्चे क्लियर नहीं तो कैरियर को लेके कहाँ से क्लियर होंगे सर? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सर, बच्चे क्लैट करके आप जज बन सकते हैं, बच्चों को उसके बारे में नहीं पता। आप बच्चे जेआरएफ करके प्रोफेसर इवन की रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, उसके बारे में नहीं पता। तो एक रास्ते नहीं मालूम है रास्ता बच्चों ही को। मालूम नहीं है सर। तो ये रास्ता बताने की जिम्मेदारी टीचर की नहीं होती है सिर्फ, क्योंकि सर एक चीज होती है माइंडसेट। अब सर सोच के देखिए कि मैं बचपन से 17-18 साल तक बड़ा हुआ अपने माँ बाप के साथ, और 6 महीने साल भर के लिए आपसे इंटरेक्ट हुआ, तो आपकी बात मैं क्यों मानूंगा सर? मैं तो अपने माँ बाप की बात मानूंगा, उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, उन्होंने जो मुझे सिखाया है, मैं तो वो मानूंगा ना। तो माँ बाप की गलती है, बिल्कुल ठीक है, कि Parents- माँ बाप खुद हाँ, नहीं समझते ठीक हैं है, चीजों को, जी जी। वो सुपरस्टिशन में फंसे रहते हैं और बच्चों को फंसाते हैं। इसलिए बच्चों को लगता है कि और चलो, माँ बाप भी पड़ोस को देखते हैं कि उनका ये हो रहा है, उनका वो हो रहा है, उनके बच्चे का अरे ये हो रहा है। सर मैं आपको बताऊं कि बच्चों के सुसाइड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक लाइन बोलता हूं सर, बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में जो बच्चे सुसाइड करते हैं सर, 90% बच्चे जो सुसाइड करते हैं सर, वो सोसाइटी के कारण नहीं करते, वो माँ बाप के कारण करते हैं पेरेंट्स सर। के प्रेशर और ठीक पेरेंट्स है, अगर इस बारे में खुल के बात की जाए तो इस बारे में खुल के बात की जा सकती है सर, ठीक है, उस बारे में खुल के ही बात की जा सकती है कि माँ बाप बच्चे को गड्ढे में गिराते हैं। माँ बाप उनके पास पूरा टाइम होता है, लेकिन वो अपना सारा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं सर? रिलीजन में, पूजा पाठ में, फालतू की चीजों पे। कोई टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अरे आप पढ़ो, एजुकेशन पर हाँ? हाँ, आपको पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, अपने बच्चों को हेल्प करो। किताबें दो बच्चों को लाके। और आपको लगता है, माँ बाप को लगता है कि हमने बचपन में बच्चे को एबीसीडी सिखा दी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखा दिया, हो गया हमारा काम, बच्चे भी टीचर देख लेंगे। अरे टीचर के बच्चे खुद सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो वो आपके बच्चे को कैसे सक्सेसफुल करवा देंगे? ये एक पॉइंट। ये गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। और ये बात है सर कि बिहार में जो ज्यादातर गार्जियन है सर, वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेते सर। आप मेट्रो सिटी में चले जाइए, जितने मेट्रो सिटी जिनके बच्चे आज मतलब प्रोफेशनली पता है कि मैं आईएएस तो मेरा बच्चा भी आईएएस बनेगा, मतलब फील्ड बहुत सारे डाइवर्सिफाइड है, और ये तो मैं भी मानता हूँ। 2006, 7, 8 मतलब इंटरनेट का जब से एक पर्टिकुलर एक दौर आया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों का एवरेज आईक्यू बेटर हुआ है पहले से, बच्चों को दुनिया दिख रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट यही एक प्रॉब्लम है कि इतनी सारी चीजें हैं, बच्चे उसमें से सही सही पिक नहीं कर पा रहे। सर साइड इफेक्ट बहुत है ना साइड इंटरनेट इफेक्ट्स का, ज्यादा सर। हैं इन चीजों सर गार्जियन मैं बता रहा हूँ सर, जैसे हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में गाइड होता है सर। वो गाइड क्या होता है ना, जैसे आप आंखों पे पट्टी बांध के कहीं सड़क पे चल रहे हैं, तो एक आदमी आपको डायरेक्शन दे रहा है कि इधर चलो, इधर चलो, उस पर आप ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो, वो होता है गाइड। तो वो गाइड कोई टीचर क्यों बनता है, कोई माँ बाप क्यों नहीं बनता है वो गाइड? ऐसा क्यों नहीं होता कि माँ बाप बच्चे को बताए कि बेटा तुमको ये करना है? क्यों माँ बाप बिजी हैं अपने काम में और बच्चे को बोलते ठीक है तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम देख लो अपना क्या करना है। सर 80-90% गार्जियन का ये स्टैंड होता है कि वो बच्चे को बोलते तुमको पैसा दे दिए, फीस दे दिए, अब तुम देख लो। सर वो बच्चे नहीं सक्सेस कर सकते, सवाल ही नहीं सवाल ही उठता। नहीं उसको उठता इतनी है। समझ कहाँ है कि इतनी मैं समझ कहाँ कहाँ पर है? हूँ, कैसे पढ़ूं। उनको समझ सर वो क्यों पढ़ेगा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में? उससे बेटर वो सर 5,000 रुपए में जाके एक अच्छा सर, वो बहुत सारी जगह पे खर्च करता, मोबाइल खरीद लेगा, बाइक friend के ले साथ लिया। जाके वो बाइक ले लेगा, वो पार्टी कर लेगा, फिर आपको बहाना मार देगा कि हाँ ये यहाँ खर्च हो गए पैसे, दोबारा भेज दोगे उसको। तो सर बच्चों की फेल्योर के पीछे गार्जियन है सर, बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बच्चों की फेल्योर के पीछे गार्जियन है। चलिए मैं पीके सिद्धांत को समझना चाह रहा हूँ यहाँ, कि पीके सिद्धांत एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो गरीबी में मजदूरी उनको करनी पड़ी। 12th से पहले उन्होंने मजदूरी करी, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ, मास्टर किया डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ, 1 साल से भी कम प्रिपरेशन उन्होंने करे CSIR नेट JRF का। उसके बाद उनका अंडर 100 रैंक CSIR नेट JRF में वो सिक्योर करते हैं JRF में। यस सर। और उसके बाद उनको बहुत सारी जगहों से PhD का ऑफर आता है। वो IIT दिल्ली, IIT BHU, IIT हैदराबाद को रिजेक्ट करते हैं, IIT पटना को रिजेक्ट करते हैं, और वो चूज करते हैं PhD के लिए पटना साइंस कॉलेज। क्या मैं सही हूँ? हाँ सर, लेकिन यहाँ पटना पर मैं, यूनिवर्सिटी। जी सर पटना, लेकिन सर यहाँ पे मैं गलत हो गया, ये आपका डिसीजन गलत रहा। बिल्कुल रॉन्ग था सर। ठीक है, जो चीजें बीत जाती है उसके बारे में पछता के कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है मेरी लाइफ की 2-3 जो बिगेस्ट ब्लंडर हुई है और सर, आप यहाँ से साइंस कॉलेज के करने के बाद
आपके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल आते हैं करने के दौरान, उसके बाद आप अभी फिलहाल आपका कहाँ पर आप हैं? सर अभी फिलहाल तो मेरा डॉक्टरेट कंप्लीट हुआ है, और डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हाँ लेक्चरशिप में? वहाँ पर से मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया है, वहाँ से मुझे कॉल आई है, बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं उसे मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, लेकिन आपका वो कंफर्म? एक रिजल्ट मेरे हाथ में है एज तो असिस्टेंट ये तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहां पर आपकी जॉब सिक्योर, जॉब सिक्योर है सर मेरी। ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और आप अपने करियर में हजारों स्टूडेंट्स को जैम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा चुके हैं, एक Yes, sir. पॉपुलर नाम आप रहे हैं, और हमारे साथ आईआईटी जेई के भी बच्चों को कुछ दिन आपने गाइड किया है। यस सर। आपको क्या फर्क लगता है आईआईटी जेई के बच्चों के प्रिपरेशन में और जो जेआरएफ के बच्चे होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन होती है, जैम जेआरएफ के जो बच्चे होते हैं, दोनों में कहां पे आपको डिफरेंस दिखता है? सर दोनों में डिफरेंस मैच्योरिटी का है सर। मैच्योरिटी को, ठीक है, 10th 12th के बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है, बहुत पोटेंशियल है, बट मैच्योरिटी नहीं है सर। वो चीजों को उस ब्रॉड वे में नहीं देखते हैं सर। पता है लोगों को लगता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, ये दुनिया ना मसल्स पावर से चलती है, ना ये दुनिया मनी पावर से चलती है, ये दुनिया चलती इमोशन से। ये जैसे ऐसा ही है कि जैसे हम हड्डी मांस से बने हुए हैं, तो हम हड्डी मांस से नहीं चलते हैं, हमारी बॉडी 90% चलती है सर इमोशन से। तो 10th 12th के जो बच्चे होते हैं ना सर, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसके पीछे भी उनके माँ बाप ही वजह है कि उसको अपने बच्चे को ऐसा वो नहीं बना पाते हैं सर। उन बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको नो डाउट बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं। 10th 12th में जो बच्चे होते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग, उनको बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, लेकिन सर वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, तुरंत बिखर जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ेगी गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तुमको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ठीक है उन्होंने गिव अप कर दिया। तो उनको सबसे पहले तो भाई टीचर की वर्डिंग पे बिलीव करना होगा सर। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जैसे मैं आप ना किसी को बोलो कि देखो नाव, आप कोई नाव लेके नदी में उतरा और एक आदमी वहां पर खड़ा है, जैसे आप कभी जाते होंगे हरिद्वार तो वहां पर राफ्टिंग करते होंगे, तो एक वहां पर गाइड होता है, वो गाइड करता है, तो आप बिना सोचे समझे उसको फॉलो करोगे तो आप पार हो जाओगे। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, आपको अपने इमोशंस को बीच में लाओगे, तो फिर क्या होगा कि नाव पलट जाएगी, आप सब पानी में गिरोगे। यही होता है 10th 12th में सर, कि वहां बच्चों को अपने डिसीजन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उतने मैच्योर नहीं है। आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैंने देखा है, क्लासेस ऑफलाइन वाली छोड़ दो और किसी का सब्सक्रिप्शन ले लो ऑनलाइन का, और ये छोड़ दो और ये पढ़ना स्टार्ट कर लो, और उस चक्कर में बेचारा ना इधर का रहता ना इधर का रहता। सर ऑनलाइन में डाइवर्जन, मैंने कहा ना सर, डाइवर्जन इस उम्र के बच्चों में तो पर्टिकुलरली मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से ये है, मैच्योरिटी नहीं है। आईआईटी के क्वेश्चंस वास्ट होते हैं। अगर कॉमन टॉपिक, जो टॉपिक कॉमन है उसमें अगर मैं डेप्थ की बात करूं, डेप्थ से पहले चलो मैं इस बात ट्रिकी लेवल पर मैं बातें करूं, तो आईआईटी के क्वेश्चन ट्रिकी है ज्यादा या नहीं सर? आईआईटी क्वेश्चन, आईआईटी का अगर सिलेबस कॉमन हो तो आईआईटी के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी हैं सर। सीएसआईआर कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता है सर, एक 10th और एक पीएचडी के स्टूडेंट के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता है सर, क्योंकि जो आईआईटी है वो जूनियर लेवल के बच्चों के लिए है, सीएसआईआर सीनियर लेवल के बच्चों के लिए है। तो आप सर कॉमन ये नहीं कहते, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आईआईटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन ट्रिकी सेट किए जाते हैं। सीएसआईआर में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है सर। यहाँ रिजेक्शन के पर्पस से सेट किए जाते हैं और वहां पर नॉलेज चेक करने के पर्पस से चेक किए जाते हैं। और सर मैं तो क्या बताऊं, क्योंकि ये बात तो बड़ी अजीब है सर, कि अगर किसी बच्चे ने की 12th और अगर आईआईटी जेईई की उसने पढ़ाई कर रखी है, देखिए सर एक 12th की पढ़ाई होती है, वो बिल्कुल अलग चीज है, बोर्ड के और बोर्ड वो अलग है, और जो आईआईटी जेईई मेडिकल लेवल की, जो आईआईटी जेईई की जो पढ़ाई है सर, अगर कोई बच्चा यहाँ बिना सोचे विचारे अगर ढंग से क्लासरूम में आके पूरा सिलेबस ढंग से कर ले, क्वेश्चन को प्रॉपर कर ले सर, यकीन मानिए आईआईटी जेईई तो क्वालिफाई करेगा सर, आईआईटी जेईई भी क्वालिफाई करेगा, और थोड़ी मेहनत के साथ वो जेआरएफ भी क्वालिफाई कर जाएगा। कोई बच्चा अगर आईआईटी के प्रिपरेशन के दौरान वो एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्या उसके पास दोबारा ऐसे मौके आते हैं कि वो आईआईटी में फिर एंट्री ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, 3-4 लेवल पे मौके आते हैं। किस लेवल पर आईआईटी में जाने का मौका बच्चों के बीच पहला तो जेईई एडवांस, उसके बाद किस लेवल पर आईआईटी में जाने का मौका? सर उसके बाद सर उनको ग्रेजुएशन करके, जब ग्रेजुएशन करेंगे सर, तो ग्रेजुएशन के टाइम में उनको एक पेपर होता है आईआईटी जेम का, उसके थ्रू उनको आईआईटी में जाने का मौका, आईआईटी जेम का वो पेपर दे सकते हैं, उसके बाद वहां से मास्टर कर सकते हैं। मास्टर्स कर सकते क्या हैं। मास्टर वो सारे आईआईटी में ये ऑप्शन ओपन रहता है?
हाँ सर, सारे आईआईटी में होता ये है। सब्जेक्ट से ओपन रहता है या फिर टेक्निकल ग्राउंड होता है? नहीं, टेक्निकल नहीं होता है सर। ये सब्जेक्ट से, कोई जी सर, फिजिक्स हाँ। से करो, कोई जी केमिस्ट्री सर, से, कोई थ्योरी जियोलॉजी से, पेपर, थ्योरी थियोरेटिकल पेपर से। थ्योरेटिकल पेपर। और अगर वो मास्टर से भी नहीं कर पाया तो फिर फिर अगले उसके बाद मौके? मास्टर्स करके, मास्टर्स कहीं से भी किया, फिर वो जेआरएफ की प्रिपरेशन करे, फिर वो पीएचडी के पर्पज से आईआईटी पीएचडी ज्वाइन के कर पर्पज सकता से, है। मतलब जी ये सर। 3 बार आईआईटी में जाने उसके का? बाद भी है सर, अच्छा, पीएचडी के बाद भी? फिर पीएचडी कौन के सा? बाद भी है पोस्ट डॉक के लिए। अच्छा, पोस्ट डॉक के लिए। जी सर, पोस्ट डॉक के लिए। पोस्ट उसके बाद भी है सर, पोस्ट डॉक के बाद भी? डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए सर। अच्छा, डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए? यस सर। ओ, डॉक्टरेट मतलब ऑफ साइंस बहुत ऊपर लेवल का होता है, जैसे जी। पीएचडी होती है, फिर पोस्ट डॉक होता है, उसके बाद फिर डॉक्टरेट ऑफ साइंस होता है। मतलब डॉक्टरेट ऑफ साइंस काइंड ऑफ भगवान हो गए, साइंस के क्या भगवान हो गए। आईआईटी जरूरत से ज्यादा, मैं बहुत ऑनेस्ट जानना चाहता जी हूँ सर। इस पे, क्या आईआईटी इंडिया में जरूरत से ज्यादा ओवर हाइप्ड है? यस सर, है। बिल्कुल सर। इसकी वजह कोचिंग इंडस्ट्री है कि कोचिंग इंडस्ट्री ने आईआईटी को ओवर हाइप कर दिया है, या इंडिया के बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है? नहीं सर, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। आईआईटी जेईई बेस्ट है 11-12 वाले बच्चों के लिए, उसके अलावा ऑप्शन नहीं सर। क्योंकि आज के टाइम में क्या है सर, जैसे हमारे पास 3 उंगली है, ये 20 उंगली सबसे बड़ी है, तो ये पहले का कंडीशन है कि इंसान सबसे बड़ा होता था। आज के समय में ये छोटा हो गया सर। आज के टाइम में मशीनें सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आप हर एक चीज, हर एक काम के साइंस लिए, सबसे important। साइंस के लिए मशीनें, जो टेक्निकल मशीनें हैं सर, और वो सबसे ज्यादा फंडिंग सर उस लेवल पे आईआईटी को ही होती है इंडिया में। हाँ, आप रिसर्च लेवल की बात करेंगे तो वहां पर आईआईटी बिल्कुल ओवर हाइप है रिसर्च सर। में आईआईटी से बेटर बहुत सारे दूसरे हैं सर। इंस्टीट्यूशन, आईसर है जैसे सर। आईआईसी, आईआईसी बेंगलोर, आईआईसी बेंगलोर, आईसर भोपाल है, आईआईसर बहुत भोपाल। सारे हैं सर। सीएसआईआर के लैब्स हैं सर, वो आईआईटी से फार बेटर हैं। ठीक है, सीएसआईआर के लैब्स आईआईटी से सीएसआईआर के फर्क। प्रॉपर लैब। उसके बाद सर सबसे बड़ा टाटा इंस्टीट्यूट ने अपना खुद का टीफर का एग्जाम क्वालिफाई करके, टाटा का अपना लैब है सर फंडामेंटल, तो उसका अपना प्रॉपर लैब है, वो आईआईटी से बहुत ऊपर है। जो लेकिन बच्चे आईआईटी नहीं जा सके, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, आईआईटी और एनआईटी में नहीं हो पाया, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके एक मामूली सी जॉब के लिए जाए, या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चे आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करके थोड़ा सा आगे सर, दोबारा करियर इस देखें? चीज का जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर अगर बच्चे का इंटरेस्ट सही मायने में टेक्निकल इंटरेस्ट है, तो मैटर नहीं करता सर कि उसने किस कॉलेज से बीटेक किया है। ये बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि बीटेक करने के बाद फिर उसको आईआईटी बुला लेगी एमटेक के लिए। एमटेक के लिए गेट के थ्रू? वो गेट के थ्रू, बच्चा गेट के थ्रू वापस है। जैसे ये है ना सर कि मेरी ट्रेन पटना स्टेशन पे छूट गई, तो मैं बाई रोड चला गया बक्सर, और बक्सर में जाकर मैंने उस ट्रेन को पकड़ लिया। बक्सर में छूट गई तो मैं मुगलसराय जाके पकड़ मुगलसराय लिया। जाके पकड़ तो यही वाली बात, अगर किसी बच्चे का टेक्निकल में इंटरेस्ट है और उसका आईआईटी नहीं हो पाया, तो उसको हार नहीं मानना चाहिए। उसको किसी अच्छे एनआईटी से, एनआईटी भी नहीं मिला तो किसी और भी जगह से वो बीटेक कर ले, और साथ में वो प्रिपेयर करे गेट का, और गेट के थ्रू फिर उसको जाके बक्सर में वो मतलब किसी और स्टेशन पे मतलब जाके आप भी ये ट्रेन सजेस्ट में बैठ करते जाए। हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि आईआईटी में सिलेक्शन बिल्कुल हो? कोशिश करनी चाहिए सर, आईआईटी में सिलेक्शन हो। अब कोई और फील्ड में जाना हो, अगर मैटर ऑफ Interest इंटरेस्ट तो अलग अलग हो, चीज है। तो फिर तो बहुत सी चीजें, यूपीएससी है, क्लैट है, बच्चों को जज बनने के लिए भी, जज के लिए तो कोई नहीं जाता है। मैं तो वो भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको जज बनना चाहिए। आप कितना कुछ बदल सकते हो जज बन के, ये आप सोच भी नहीं आप सकते। अपने बच्चे के लिए क्या बोलेंगे कि आप उसका इंटरेस्ट चेक करेंगे, देखेंगे, या फिर आप उसको सजेस्ट करेंगे कि बेटा तुम्हें ये करना और ये करना? सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये वाली बात भी हाइप्ड हो गई सर, ओवर हाइप्ड है। बच्चे का अपना कोई इंटरेस्ट होता नहीं है सर। बच्चे आपका का अपना, मानना है कि बच्चे का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सर। क्योंकि ये- मैच्योरिटी नहीं होती हाँ, आपके ये हिसाब से। जस्ट लाइक ऐसा है सर कि जैसे किसी इलेक्ट्रिशियन का बेटा है तो वो बिना लेकिन कुछ किए भी- बच्चों के तो अपने इंटरेस्ट होते हैं, कम होते हैं, सर जैसे कीचड़ में कमल खिलते हैं, वैसे कुछ बच्चे भी कुछ एक्सेप्शन भी निकलते एक्सेप्शन, हैं। हाँ, अलग। लेकिन ज्यादातर केस में ये है, अब सर जैसे आपका बच्चा है सर, आप घर में हमेशा म्यूजिक का माहौल कर दो, आप घर में गाने बजाओ, डांस करो, वो ऑटोमेटिकली रील बनाने जाएगा वो। किसी घर में डॉक्टर है, 4 डॉक्टर होंगे, 5वां उसका बेटा ऑटोमेटिकली वो स्टेथोस्कोप लेके भी ऐसे करने का, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज नहीं कहा जाता बच्चे का इंटरेस्ट गार्जियन डेवलप करना। मैं अगर मेरी पर्सनली बात करेंगे सर, तो मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा 90% केस में कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट मैं खुद डेवलप कर सकूं। अगर मेरा बच्चा ऐसा कोई एक्सेप्शनल हुआ कि जिसका अपना तो कोई फिर मैं पर्सनल follow इंटरेस्ट है, करूंगा। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, तुम इसी फील्ड के टॉप पे जाओ। मैटर ये नहीं करता कि मैं किधर ले जाना चाहता हूं, मैटर ये करता है कि वो जिस भी फील्ड में जाए उसके फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचे। क्या ये फर्स्ट पोजीशन क्यों होना जरूरी है? क्योंकि बीइंग अ टीचर, आप ये बात बताइए कि क्या हर बच्चा तो फर्स्ट कर नहीं सकता, तो फर्स्ट पोजीशन क्यों जरूरी है? क्या सेकंड पोजीशन, उसके लेटर पोजीशन वाले बच्चे अच्छे नहीं कर सकते हैं? सर सपने तो हमेशा बड़े देखने चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। पूरा हो ना हो वो बात की बात है, पूरा हो तो भी खुशी, ना हो तब भी मिठाई बांटेंगे।
कोशिश तो करेंगे सर कि बच्चे हमारे बिल्कुल फर्स्ट रैंक आए, नहीं होंगे तो भी हम उसे गोद में उठाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि सर वो फिजिक्स में एक लॉ है ना कि जब हमें एरो प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब हम एरो मारते हैं तो वो उस टारगेट को अचीव नहीं करता, उससे नीचे जाता है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, आप किसी 10th के बच्चे से पूछ लीजिए सर कि पहले क्या होता था कि हम लोग मानते थे कि अगर फर्स्ट का सोचोगे तो सेकंड कर जाओगे, सेकंड का सोचोगे तो थर्ड कर जाओगे, और टॉप करने की सोचोगे तब फर्स्ट करोगे। तो उसी तरह से ये भी है सर कि मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट विशेष रखता हूँ। अब जितना पूरा होगा बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। पीके सिद्धांत सर, आपसे बच्चे पढ़ने के लिए पूरी इंडिया भर से लोग ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आईआईटी एग्जाम, नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर की प्रिपरेशन आपके अंडर सुपरविजन में कर रहे हैं। सर पाकिस्तान के बच्चे ही पढ़ते हैं, बांग्लादेश के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा, बाहर के भी बच्चे बहुत सारे, हालांकि वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते, वो हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब के हाँ, थ्रू सर। पढ़ते हैं। आपके भी हैं सर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं बाहर से। जी सर। और आप अपने आप को क्या देखते हैं कि आप इन सब में कहाँ हैं? वो टीचिंग में आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर लगता है कि नहीं, रिसर्च मैंने किया है, पीएचडी आपका पेपर रहा है, आपको पढ़ रहा, आपका पूरे देश भर का बच्चा आपसे बेनिफिटेड हो रहा है, तो आपको कहाँ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है? उन बच्चों को पढ़ाने में, या फिर आगे निकल जाने में, कहीं बाहर से जाके मैं कुछ और? सर मैंने आईआईटी भी छोड़ी टीचिंग के लिए ही सर। आईआईटी छोड़ा, आईआईटी भी छोड़ी टीचिंग के लिए सर। कोविड के टाइम में जब सब कुछ बंद था, तो उस समय मैंने बच्चों को, 2020 की बात है, उस समय इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था इस लेवल पे, और कोविड के टाइम में चीजों को मैनेज करके मैंने बच्चों को दिन रात क्लासेस ली। उस कोविड के पीरियड में मैंने 150-250 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सब पढ़ाने में जो सेटिस्फेक्शन है सर, वो सेटिस्फेक्शन, और एक हायर लेवल को तो पढ़ाने आप में फिर सर। इंजीनियरिंग कॉलेज में आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप उस चीज को क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते? जब टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जिस कॉलेज में अभी सिलेक्शन हुआ है वहां पर वो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के बच्चों को साइंस पढ़ाना है, तो वो मेरे से नहीं होगा सर। आप और हायर लेवल पे सर मैं मास्टर्स पीएचडी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं फिलहाल। मैं रिसर्च लेवल की केमिस्ट्री, तो आप ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को डील नहीं करना चाहता मैं जूनियर बच्चों को। मेरा पर्पस है सर कि मुझे रिसर्च लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि सर केमिस्ट्री का लेवल है सर, केमिस्ट्री इनफाइनाइट है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, जब मैंने भी 11th-12th को पढ़ाया है, तो जब मैं 11th-12th को पढ़ाता था तो कोई मुझसे पूछते थे कि आपको कितनी केमिस्ट्री आती थी, कितनी आती है, तो मैं बोलता मुझे 80-90% केमिस्ट्री आती है। और आज आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कितनी केमिस्ट्री आती है, मुझे शायद 5% भी केमिस्ट्री मुझे मुश्किल से आती है। क्योंकि जब मैं निकला तो मैंने देखा, अरे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐड हो गया, एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी है, आईआर है, इसका तो मैं नाम भी नहीं सुना, जिसकी बुक्स है। हमने तो सुना भी नहीं था कि भाई ईएसआर जैसी कोई चीज होती है, हमने सुना भी नहीं था एक्सआरडी जैसी कोई चीज होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये चीजें हैं। तो रिसर्च लेवल की केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, उसमें मुझे जो इंटरेस्ट आता है, जो सेटिस्फेक्शन आता है सर, ठीक है, तो वो उसका कोई कंपेयर नहीं है सर। अभी के दौर में जो पढ़ाई चल रही है, बच्चे जो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरनेट का बहुत ज्यादा समावेश है। जी सर। कह सकते हैं हम लोग कि 100 में से 95 बच्चे से ज्यादा, आउट ऑफ 100 95% से ज्यादा बच्चे इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ डायरेक्टली ऑफलाइन में होकर के भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये इंडिया जैसे कंट्री में जहां लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट का कभी इस्तेमाल किया नहीं था, कोविड के बाद इतना ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे बच्चे, क्या वो आपको सही लग रहा है? इसकी पॉजिटिविटी कितनी और नेगेटिविटी कितनी? सर मैंने बताया ना सर कि बात इंटेंशन की होती है सर। लेकिन इस उम्र में बच्चों को तो इंटेंशन मालूम नहीं है ना। हाँ, तो सर उनमें डाइवर्जन ज्यादा होता है। मैंने कहा ना, जूनियर बच्चों के लिए इंटरनेट एक अभिशाप है सर। एक 10th-12th में पढ़ने वाला बच्चा वो कब एजुकेशन की साइड से स्विच कर जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, सीएसआईआर के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ी मैच्योरिटी होती है। हाँ। सर मैं आपको बताता हूँ, सीएसआईआर की जब क्लासेस चलती है ऑफलाइन, तो वहाँ गर्ल्स बॉयज साथ बैठते हैं, ठीक है, उनके हाथ भी टच होते हैं तो उनको कोई फीलिंग नहीं आती है। नहीं आता। और 10th-12th के बच्चों को हाथ टच हो ये जाए हार्मोनल चेंजेस का एज उनको हर 10 दिन में सच्चा वाला प्यार हो जाता है, ठीक है। तो उनकी, मैंने कहा इमोशनली बहुत वीक होते हैं सर, ठीक है। तो उनके लिए जो इंटरनेट है सर, वो बहुत अभिशाप है सर। तुरंत वो व्हाट्सएप पे फ्रेंड से बातें करने लगेंगे, क्योंकि उनको कैरियर के लिए पड़ी है। कहीं ना कहीं ये भी तो सच है ना सिद्धांत सर, कि इस इंटरनेट ने जो वैसे बहुत गरीब, जैसे आपकी मैं बातें कर रहा हूँ, आप 12th में
आपको मजदूरी करनी पड़ी, आपने जितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, अगर उस समय में ये इंटरनेट होता और ये टीचर्स लाइक आप मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं, ये टीचर्स अगर आपके दरवाजे पर इंटरनेट के थ्रू उपलब्ध होते, तो क्या ये आपके लिए उस समय में गेम चेंजिंग नहीं होता? तो ऐसे अभी भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे। बिल्कुल सर हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो क्या ये पॉजिटिविटी तो है? सर मैंने कहा ना, हर चीज की पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी। इसका एक साइड ये है कि इसमें डाइवर्जन बहुत ज्यादा मेजर है। क्या है, पॉजिटिविटी है या मुझे नेगेटिविटी? 50-50 लगता है सर। आप बच्चे जी क्या चूज करना चाहते हैं, बच्चे। सैंपल क्या है उस पर निर्भर कर रहा है। हाँ सर, सैंपल क्या, टारगेट क्या है, जो सर ऑब्जेक्ट है, जो बच्चा वो किस माइंडसेट का है, ये डिपेंड करता है सर। क्योंकि सर ऑफलाइन क्लास में आप गधों को भी सुधार सकते हैं सर, लेकिन इन ऑनलाइन क्लास Online में अच्छे भी एक बिगड़ अच्छे जाते हैं। बच्चे सही रास्ते पे चल पाए 2 साल तक सर। रास्ता मैटर करता है ना सर। आपको एक ट्रेन से मान लीजिए पास में जाना हो 10-20 किलोमीटर, तो आप बैठेंगे, खड़े होके भी सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4-5 दिन का सफर हो तो सर बहुत मतलब इस चांसेस बनते हैं कि बीच में ही रास्ते से उतर जाए। क्योंकि सर एक बार बच्चा क्लास आ गया, अब वो डर से वो क्लास से जा नहीं सकता। मैं बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूँ सर। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, एक बार से बस मोबाइल का बीच का बटन ही तो प्रेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर चीजें क्या होती है ना सर, 12th का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है सर 10th के कंपेयर में, कि 10th के बच्चे 12th का सिलेबस समझने में 6 महीना बर्बाद कर देते हैं। उनको 6 महीने का टाइम लग जाता है 12th के सब्जेक्ट को समझने में कि सिलेबस है कितना। पढ़ते जा रहे हैं। 10th में तो भाई ने 3-4 महीने पढ़ा, रिवीजन स्टार्ट कर दिया। यहाँ तो पढ़े जा रहे रिवीजन कब करेंगे, इस टाइप का माइंडसेट हो जाता है। तो क्लासरूम सभी बच्चों के लिए बेस्ट है, ऑनलाइन बेटर माइंडसेट बच्चों के लिए, जिनकी माइंडसेट में स्टेबिलिटी है। बेटर नहीं फिर बेस्ट है सर। क्योंकि उनकी अगर एक और बच्चा, फिर वो ज्यादा अच्छा वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उनके पास सर पता है क्या था, उनके पास क्या होता, क्लास में आने जाने का टाइम वेस्ट होना वो बच जाता है। फिर क्लास में डाइवर्जन होते हैं लेकिन मैं रास्ते पे। इस मेंटल स्टेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, इस फेज में, इस हार्मोनल बहुत चेंज कम के इस बच्चों फेज के में पेज होती है। नेग्लिजिबल बहुत कम बच्चों फिर मैंने के वही पास। बात बोली सर, वो गार्जियन पे डिपेंड करता है। सिद्धांत सर, आपका पीएचडी में क्या टॉपिक था, किस टॉपिक पर रिसर्च आपका था? सर पीएचडी में एंटी कैंसरस ड्रग्स के ऊपर मेरा जो है रिसर्च था सर। ये भी आप ही से इंस्पायर्ड था सर। मैंने जिस तरह से मेरा जेआरएफ आपसे इंस्पायर्ड होके हुआ, उसी तरह से मेरी पीएचडी भी आपसे ही इंस्पायर्ड थी। क्योंकि सर मैंने आपसे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो वहाँ बहुत ये सारे, मेरे लिए एक सपने जैसा था कि कोऑर्डिनेशन, पहले तो जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सुनता था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोई चीज होती थी तो डर लगता था। वो दौर भी था। अभी तो बहुत सारी चीजें टीचर के क्योंकि नोट्स मुझे की वजह लगता से था कि अवेलेबल है, बट वो दौर कोऑर्डिनेट का मैथ कम है, जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अच्छा, भी आ अच्छा, गई, तो मैं बड़ा डरता था। वो लेकिन जब एक आपने दौर अलग पढ़ाया दौर था। तो मुझे लगा ना यार ये तो मिरेकल है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के थ्रू ओएमसी भी हो गई। ओएमसी भी कोऑर्डिनेशन से मिलती है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो ओएमसी जैसा टॉपिक भी उसके लिए बहुत इजी हो है। जाता है फिर काफी। तो कोऑर्डिनेशन जो मैंने पढ़ा था, तो मुझे ये लगा कि अब जब मैं पीएचडी करने वाला हूँ तो मैंने एक मिक्स्ड सब्जेक्ट चुना सर। मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जहां जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक inorganic दोनों हो। ठीक है, तो मैंने दोनों को मिला के सब्जेक्ट चुना। क्या इस टॉपिक में क्या रिसर्च पर आपका, किस एरिया में आपका रिसर्च है? सर मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि जैसे हमारे पास क्या होता है, हम तो कैंसर के जो ड्रग्स होते हैं उस पर काम किया मैंने सर। कैंसर की सबसे बड़ी जो समस्या होती है सर, कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो तो जानते हैं अनवांटेड और बिल्कुल उसका रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है उसकी। तो उसके साथ समस्या यह है कि हमारे पास कीमोथेरेपी अवेलेबल है सर। जैसे मतलब फर्स्ट फेज सेकंड फेज में कोई इंसान है तो हम उसे कीमोथेरेपी से उसके जो डैमेज सेल है उसको हम लोग किल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले उसके बॉडी के सारे हेयर, प्यूबिक हेयर हटा, एटलीस्ट प्यूबिक हेयर भी हटा ही दिए जाते हैं। उसके बॉडी के सारे बाल वाल हटा दिए जाते हैं ताकि जो फॉलिकल्स हो वो बाहर ना आ जाए। फिर उसको कीमोथेरेपी से गुजारा जाता है। तो कीमोथेरेपी का जो फंडा है उसमें रेडिएशन, ड्रग देके रेडिएशन दी जाती है। तो वो क्या होता है ना कि शरीर के जो अच्छे सेल होते हैं उसको भी वो हार्म मारेगा। करता है। मतलब एक तंदुरुस्त आदमी तो उसको झेल सकता है, लेकिन एक इंसान जो बाय बर्थ कमजोर हो या एज के कारण ओल्ड एज का हो, तो वो क्या होता है ना कीमोथेरेपी को सरवाइव नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग तो कीमोथेरेपी की वजह से मर जाते हैं। वो कैंसर की वजह से मरे ना मरे, कीमोथेरेपी की वजह से मर जाते हैं। मैंने जिस कंपाउंड पे काम किया सर लिगेंड पे, उसका नाम है बेंजीमिडाजोल। आप सर्च कर सकते हैं बेंजीमिडाजोल। एक बहुत सारे, फिर से मैं नाम जानना चाहूंगा। बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल जी सर, बेंजीमिडाजोल। तो ये एक कंपाउंड है, ये बेसिकली एक लिगेंड है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, एक लिगेंड है। इस लिगेंड की खासियत ये होती है कि ये लिगेंड क्या करता है कि जाके ये मेटल को होल्ड करता है, और मेटल से 3-4 जगह से मेटल को ये होल्ड कर सकता है।
तो जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है, हमने उसे कुछ मेटल के क्लोराइड, मेटल के कुछ ऐसे मेटल क्लोराइड है हमारे पास, हमने उसे इंजेक्ट किए उसकी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता है सर कि 1 मोल बराबर 6.0 टू 10⁻23 होता है, तो वो अनकाउंटेबल नंबर है। तो हमने किसी को बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है, अच्छे अमाउंट में हमने इंजेक्ट किया। अब वो जब क्लोराइड उसकी बॉडी में गया, तो वो क्लोराइड क्या होता है कि वो जो मेटल्स होते हैं, वो जो डिफेक्टेड सेल होते हैं उस पे वो अटैक करते हैं, उससे वो जुड़ते हैं। वो मतलब गुड सेल पे, वो गुड सेल से नहीं जुड़ते, गुड सेल उसको दुश्मन मान के उसको भगा देगा। जो बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल है वो उसको भगा देगा, क्योंकि वो जेनेटिकली वो सेल स्ट्रांग है, वो जीन उसका स्ट्रांग है, क्रोमोसोम, तो उसको भगा देगा। लेकिन जो बैड सेल है, जो डिफेक्टेड सेल है, वो उसको नहीं रोक पाएगा उस मेटल को, वो मेटल से जाके उसमें उससे पेयर अप हो जाएगा। फिर हम अपने कंपाउंड का इंजेक्ट करेंगे उनको, और ये जब कंपाउंड का इंजेक्ट करेंगे तो ये जो कंपाउंड ये क्या करेगा, जाके मेटल को ऐसे डॉक कर लेगा सर, ये मेटल को ऐसे लिंक कर देगा। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो उसको अलग करके, क्योंकि उसका तो वो क्या है, उसको धीरे धीरे निकाल के वो चाहे यूरिन के थ्रू हो, चाहे स्टूल के थ्रू हो, चाहे बॉडी के खुरचन के थ्रू हो, चाहे किसी भी थ्रू, वो धीरे धीरे उसको वहां से एलिमिनेट कर लेगा, और जो अच्छे सेल होंगे वो वहां, मतलब आप एक तरीके से कैंसर के मेडिसिनल ट्रीटमेंट के डायरेक्शन में आप काम कर किया है आपने मैं पीएचडी इसका में। क्रेडिट नहीं लूंगा सर, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे काम है। आपको पता है कि कैंसर की दवाइयां पिछले साल मतलब कई डिकेड से, कई दशकों से खोजी जा रही है, कीमो के सब्स्टिट्यूट के रूप में, कीमो के सब्स्टिट्यूट के रूप क्योंकि में। कीमोथेरेपी से बहुत सारे कैंसर पेशेंट जिनका ऑलरेडी इम्यून काफी ज्यादा पुअर है, वो मर भी जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, क्योंकि गुड सेल्स काफी अमाउंट में समस्या। और सब महिलाओं में ये समस्या ये होती है कि जैसे महिलाओं के जो मतलब बोन सेल जो होते हैं, वो ऑलरेडी 40 के बाद कमजोर होने लगते हैं। किसी महिला, आपने सुना होगा सर कि बाथरूम में गिर के हड्डी टूटने की समस्या आपने महिलाओं में सुनी होगी, मेल में बहुत कम सुना होगा, क्योंकि महिलाओं की जो बोन में कैविटी होती है ना सर, वो धीरे धीरे खोखली होती है, क्योंकि उन्हें बच्चों को जन्म देना होता है, बच्चों को दूध पिलाना। ऐसे तो माँ भगवान होती है, तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो एक माँ जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, उसकी बॉडी की हड्डी का एक एक पार्ट माँ की बॉडी से गया है। बच्चे जो दूध पी रहे हैं सालों साल तक, वो माँ की कैल्शियम को खींच रहे हैं, तो उससे लेडीज में क्या होता है ना, बोन कैविटी आ जाती है। तो ये बोन कैविटी के केस में जब आप उनको कीमोथेरेपी देते हैं, तो ये तो उनके बोन को पूरी तरह से वो खोखला कर देता है, क्योंकि कीमो जो बॉडी के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, मेरुरज्जा जो बॉडी के अंदर जो होते हैं हड्डियों के अंदर, मैरो, बोन मैरो या मैरो जो होता है सर, उस पर बहुत मतलब निगेटिव इम्पैक्ट होता है सर उसका, उसको बहुत बर्बाद करता है वो। मतलब अगर कीमोथेरेपी कराने के बाद एक पुरुष स्वस्थ हो सकता है, युवराज सिंह स्वस्थ होकर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन एक महिला अगर कीमोथेरेपी करा के अगर ट्रीटमेंट के बाद सही होती है, तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी सर। कैंसर को, इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है। बिल्कुल सर। नियर बाई ईयर्स में माना जा रहा है कि इंडिया कैंसर से के पेशेंट से लबालब होगा। क्या इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है सर? वजह कोई एक नहीं है सर, अलग अलग बहुत सारे रीजन, अलग अलग तबकों में अलग अलग रीजन है सर। जैसे गरीबों में कैंसर होने का रीजन है अनहाइजेनिक चीजों की इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। गांव में रह के कोई अनहाइजेनिक हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है सर। गांव में अगर कोई व्यक्ति है तो वो अनहाइजेनिक है, तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उससे वो लड़ लेगा। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों के इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं सर। गंदा पानी, गंदी सब्जी, मतलब वॉकिंग नहीं है, चलना फिरना नहीं है, छोटे छोटे फ्रेश एयर नहीं है, वो दरवाजे पे खटिया लगा लॉक्ड एयर को इनहेल कर रहे हैं, मॉस्किटो जला के मच्छर भगा रहे हैं, तो वो कितनी भी मेहनत करते हैं उनके इम्यून सिस्टम वीक होते हैं सर। फिर वो क्या होते हैं, गंदी नदियों के किनारे, नाले के किनारे, नाले की पानी से सींची हुई सब्जियां खा रहे हैं, तो उससे वो उनका इम्यून सिस्टम बर्बाद हो जा रहा है। उस पॉल्यूशन, अनहाइजीन के कारण उन्हें कैंसर होता है सर। अमीरों में कैंसर होने के पीछे रीजन है फैट सर, कि लोगों का जो फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फैट का मतलब क्या? मोटापा। मोटापा सर। और क्या बिना मोटापा के फैट नहीं हो सकता बॉडी में? बिना मोटापा का फैट सर, फैट तो पूरी बॉडी पे हो सकता है, लेकिन पेट पे होने वाला जो फैट होता है सर, वो ज्यादा डैमेज करता है सर। तो पेट पे फैट, अब किसी इंसान का होता है कि बॉडी पूरी फूली हुई है, पेट भी फूला, और कुछ लोग होते हैं हाथ पैर पतले होते हैं और पेट बड़ा सा होता है तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन फैट एक बड़ा रीजन है सर। ईटिंग हैबिट कैंसर के लिए कितना खतरनाक है, जो आजकल सर ये जो मिडनाइट जो हंगर होता है ना सर, ये बहुत खतरनाक होता है। मिडनाइट हंगर क्या है? मिडनाइट हंगर, मिडनाइट हंगर सर, जैसे कि आपको रात में जब भूख लगती है, 12-2 बजे आप खाना खाते हैं, ठीक है। क्योंकि सर देखिए होता क्या है कि जैसे आपने जो भी खाना खाया,
तो वो खाना आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक करती है, कैलोरी में ब्रेक करती है। अब जब आप रात में खाना खाते हो, खाने के बाद तो सोने ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमें नींद क्यों आती है, जैसे हमने खाना खाया, लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तो जैसे ही खाना खाया तो हमारे बॉडी की जो सेल्स है वो तो खाना पचाने में लग गए, तो जो ब्लड का जो मेजर सप्लाई हो गया वो हमारे पेट के मसल्स की तरफ हो गया, क्योंकि उसे मेहनत करनी है, खाना पचाना है, उसे स्टोमक एसिड रिलीज करना है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगी तो ब्रेन को नींद आने, बोला कि चलो भाई क्या करेंगे, सो जाते हैं, नींद आती है। अच्छा, इसलिए नींद आती हाँ, है। तो इसलिए जब हम चावल खाते हैं, लोग बोलते हैं चावल में अल्कोहल होता है इसलिए नींद आती, नहीं, ऐसा नहीं है। चावल को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरा ब्लड का फ्लो उसकी स्टमक तरफ की हो तरह जाता आ है, गया। और चूंकि हमारे ब्रेन को ब्लड की सबसे ज्यादा सप्लाई जरूरत होती है, तो वो सप्लाई उसमें स्लो हो जाती है, हमें नींद आ जाती है। अच्छा, तो अब रात को क्या होता है सर कि जैसे आपने खाना खाया, वो खाना क्या हुआ कि वो खाना आप खा के उस एनर्जी को यूज कहाँ करोगे, वो सिद्धांत एनर्जी सर, यूज होगी नहीं। सिद्धांत सर, कैंसर की मेडिसिन पर क्या था मेडिसिन का नाम? बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल पर इनका अपना रिसर्च है। क्या सिद्धांत सर जंक फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता। नहीं खाते हैं। चाउमीन, मैं बर्गर, जंक पिज्जा, फूड कभी नहीं खाता सर, साथ में किसी को खाने भी नहीं देता अपने आसपास के लोगों को। प्रिजर्वेटिव्स कितना हार्मफुल है कैंसर के लिए? बहुत हार्मफुल है सर। हम लोग जैसे खाना, जितने फूड प्रिजर्वेटिव हैं, इनमें जो आजकल यूज होता है सर, आजकल फॉर्मल्डिहाइड का यूज हो रहा है सर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, सस्ता है और बहुत खतरनाक है सर। स्लो सॉस में कौन सा प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होगा? सर वो तो वो सर जिसमें जो आया था ना, जो मैगी में होता था, हम्म, क्या नाम था सर, मोनो एसिड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, MSG। MSG। तो उसका यूज होता है सर, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करना होता है, लेकिन ये लोग करते नहीं है सर। लेकिन लिमिटेड अमाउंट में आखिर एक चीज में यूज होता है ना, ऐसी ऐसी चीजों तो लोग सैकड़ों खा रहा है, तो सब लिमिटेड लिमिटेड आते तो क्या एक्सेस नहीं होगा बॉडी में? आप खाइए, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी खाने के बाद भी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसको बाहर निकालिए, कैलोरी बर्न कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज कैलोरी। लेकिन क्या ये सही तरीका है कि आप चाउमीन खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप सब पैक्ड आइटम खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आप कभी चिप्स खा ले रहे हो, आप कोई शेक पी रहे हो, प्रोटीन शेक पी रहे हो जो सिंथेटिक है, आप ऐसी चीजें ले रहे हो और फिर बर्न करने के लिए आप जिम जा रहे हैं? नहीं सर, ये चीजें बेटर नहीं। ईटिंग हैबिट बहुत बुरी, ऐसे केसेस में बहुत बुरी होती है सर। ऐसे लोगों का जिम करके भी कोई फायदा नहीं शुगर होगा का सर। इंटेक कैंसर के लिए कितना खतरनाक? सर शुगर का इंटेक हर लेवल पे खतरनाक है सर। कैंसर के लिए क्या शुगर बहुत खतरनाक है? मतलब सर- कैंसर हो सकता है शुगर इंटेक से? सर बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने आपको क्या कहा सर कि शुगर में इतनी ज्यादा कैलोरी है, शुगर में जो कैलोरी है, अगर 100 ग्राम शुगर आप अगर लेते हैं, उसमें लगभग 400 to 500 कैलोरी के आसपास है। आप शुगर जैसी ही आप लेते हैं सर, होता क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। शुगर लेने से पैनक्रियाज का कैंसर होने का चांसेस होता है सर, और पैनक्रियाज में प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे आप शुगर लेते हैं सर, तो आपके जो शुगर जो आपके इंसुलिन जो हाइक होते हैं, इंसुलिन स्पाइक्स वो बनने लगते हैं, क्योंकि शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन को बाहर आना पड़ता है। और इंसुलिन क्या है सर, एक एग्जॉस्टिव हार्मोन है सर, वो आपकी बॉडी को अंदर से जलाता है सर। जैसे होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक्सरसाइज करना हमारे फैट को बर्न करता है, लेकिन इंसुलिन एक ऐसी चीज है कि वो आपकी बॉडी को अंदर से बर्न करने लगता है। अगर वो आपकी बॉडी को बर्न करेगा तो आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां आएंगी, आपके गाल लटक जाएंगे, आपके माथे पे रिंकल्स आने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अंदर से जला रहा है। तो इसीलिए सर वो बॉडी को अंदर से वीक करता है। और चूंकि इंसुलिन रिलीज करने के लिए पैनक्रियाज को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे आप चीनी खाते हैं, पैनक्रियाज काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, शुगर बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत खतरनाक है सर। शुगर तो छोड़ दीजिए, आपका गुस्सा खतरनाक है, गुस्से से आपको कैंसर हो सकता है। क्योंकि कैंसर बॉडी के किस किस पार्ट में हो सकता है? सर बहुत सारे पार्ट हैं सर। मतलब किसी भी पार्ट में हो सकता है कैंसर? ऑलमोस्ट सर। टेस्ट इंसान के टेस्टिकल में हो सकते हैं सर, जेनिटल ऑर्गन में हो सकते हैं, उसके लीवर में हो सकता है। सर कैंसर क्या है? सेल का अनवांटेड ग्रोथ, डिस्टॉर्टेड ग्रोथ, कि वो अचानक से इतना तेजी से फैलने लगा कि क्या व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि, क्योंकि जैसे हर साल हम लोग भी बैच में पढ़ाते हैं, तो अक्सर कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा कैंसर सफर निकल जाता है, टेस्ट कराया उसने तो निकल गया। बहुत सारे बच भी नहीं पाते, कुछ बच्चे बचते भी हैं। क्या कुछ ऐसा सिम्टम है जो बॉडी को पता चलता हो कि कैंसर आने वाला है? सर आप खुद से ये सवाल पूछिए कि कैसे पता चल सकता है सर कैंसर? असल में कोई वार्न तो बॉडी कुछ तो देता होगा। स्टार्टिंग एज
फेज में वो कोई बीमारी, सर कैंसर बीमारी कहाँ है सर? डिजीज नहीं है। नहीं सर, कैंसर डिजीज वो तो आप ही के बॉडी का सेल है जो बढ़ रहा है। अब मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, वो अचानक से बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है और वो आपके पास नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है और वो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है, तो इससे आपको किस खतरे की घंटी आपको पता चला? आपकी बॉडी में कोई सेल अचानक से ग्रोथ करने लगा, मतलब इसका डिटेक्शन ही काफी लेट होता है। बहुत लेट होता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया में कैंसर का क्या है, टेस्टिंग अच्छी है या नहीं? नहीं, टेस्टिंग अब तो अच्छी है सर। क्या अक्रॉस द इंडिया, मतलब मैं रूरल एरिया तक की बात करूं, क्या वहां भी टेस्टिंग अवेलेबल है? नहीं सर, वहां अवेलेबल नहीं है। उसके लिए तो मेट्रो सिटी या जो मतलब स्टेट जो कैपिटल वाले वर्ड होते हैं, हाँ। क्योंकि इसके लिए जो एमएमटी टेस्ट होता है, सेल लाइन टेस्ट होता है, तो वो सब इजीली मतलब अच्छे लैब, अच्छे बेस्ट लैब में होते हैं। लोगों में ऐसा भ्रम है कि सबसे ज्यादा टोबैको की वजह से कैंसर होता है। बिल्कुल सर। क्या ये सबसे बड़ा कैंसर है या इससे भी ज्यादा मास में कैंसर? नहीं, टोबैको सब मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है सर कैंसर मुझे की। मेरा जहां तक ख्याल है शायद ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा वर्ल्ड मतलब वाइड। मैं ये कह रहा हूँ कि टोबैको की वजह से जो कैंसर होते हैं वो बहुत बड़ी चांसेस वजह है उसके सर। ज्यादा हैं। ठीक है सर, इस दुनिया में महिलाओं पे बहुत अत्याचार हुए हैं, ठीक है, इस सोसाइटी में, और एक्चुअली ये नेचर ही ऐसा है कि महिलाओं को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है सर। माँ बच्चे को जो दूध पिलाती है, ठीक है, वो दूध पिलाना भी माँ के लिए कभी कभी कैंसर की वजह बन जाता है सर। कि बॉडी में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो उसके स्तन के जो ब्रेस्ट के जो नर्व्स होते हैं उसके थ्रू उसका जो माँ का मिल्क बच्चे तक पहुंचता है। कब काफी बार ऐसी कुछ हर्डल आ जाती है कि वो जो मतलब मिल्क है वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन बनता है सर वो अंदर और नहीं पहुंच पाता, तो मिल्क बॉडी उसको फिर डाइजेस्ट वापस से नहीं करती सर। मिल्क जब बनती है तो बॉडी उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करती। मिल्क का ये है कि उसको बन के बाहर निकल जाना है। पहले क्या होता था कि पहले की जो महिलाएं होती थी उसमें ये चीज नहीं था। पहले की महिलाएं का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत जेन्युइन था, ठीक है, लेट नाइट नहीं आना जाना होता था, किसी तरह का वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती थी, स्मोक नहीं करती थी, और फिजिकल एक्टिविटी गांव में काम कर रही है, तो उससे क्या होता था कि उनके जो मिल्क होते हैं सर, मिल्क में प्रोटीन होता है सर, तो प्रोटीन को उस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है सर। तो अगर उसको फीमेल बर्थ नहीं कर, एक तो प्रोटीन वैसे भी डाइजेस्ट नहीं होती, आपको पता है सर, कि किसी को अगर बॉडी बनानी तो वो प्रोटीन सेक लेता है क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती है। आप 25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन ले लें सुबह सुबह तो आपको 12-2 बजे तक आपको भूख नहीं लगने वाली है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट इजीली नहीं होता है सर, और फिर वहां पर उससे डिफेक्ट आने लगते हैं, और वो भी एक वजह बनता है सर। क्योंकि आप ये देखिए सर, अगर किसी फीमेल में अगर उसको बच्चे नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का जो चांस है वो बहुत कम है। सोचिए क्यों ऐसा है कि बच्चे होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का चांस होता है? मिल्क फीडिंग वाला एक इशू है। मिल्क फीडिंग एक बड़ा इशू, किसने सर, वो बड़ा इशू है सर, ठीक है। इसीलिए सर मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि अगर मेरा बस चले सर, तो मैं सोसाइटी को सर पैट्रियार्की से हटा के सर मैं मदर हेरार्की कर दूं सर। जैसे हमारा जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी सर, वहां पर माँ को प्रधान, वो मातृ प्रधान समाज था सर, इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्योंकि सर उस समय क्या था कि जो महिलाएं होती थी वो बच्चे पैदा करती थी, बच्चे पैदा करने में उनकी जान भी चली जाती, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिलाओं को तो आज भी सम्मान है, माता से ज्यादा तो कविताएं किसी कहीं नहीं लिखी जाती है। ये सब बोगस बातें हैं सर। अच्छा, ये सब बोगस बातें हैं सर, ठीक है, ये बोगस बातें हैं। ये उनको खुश करने के लिए कविताएं लिखी जाती है, सोसाइटी लिखी जाती है सर। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस, डोमेस्टिक वायलेंस, और सबसे ज्यादा वही क्यों खाना पकाए, बहुत सी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं। फीमेल में इक्वालिटी बहुत जरूरी है सर, उनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, लीक से हटके मैं एक बात बताता हूँ सर। ये बात मैं कभी किसी ओपन स्टेज पे नहीं बोल पाया क्योंकि लोग सुनते ही नहीं है मेरी बात, लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती है सर। कभी सोचा है सर कि जितने भी बाबा लोग होते हैं, ये बाबा लोग इतना ग्रो कैसे करते हैं? उनको महिलाएं ग्रो करवाती है ज्यादातर। लेकिन वो क्यों ऐसा होता है सर? क्यों महिलाएं वहां पर भीड़ लगाती है? उसके पीछे रीजन पुरुष है सर। सर उसने महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया, जिस महिला ने उसको बच्चे दिए, घर दिया, एक मकान को घर बना के दिया, वो उस महिला को सम्मान नहीं देता, उसको बराबरी का दर्जा नहीं देता, उसके साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करता। और उसके बाद उसके साथ साथ उस पर ये प्रेशर देते हैं कि घर को संभाल के रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो फिर वो क्या करेगी? फिर वो क्या करती है? वो सुपरस्टिशन हो जाती है। फिर वो सोचती है कुछ ऐसा उपाय लगाए जिससे मेरी फैमिली खुश हो जाए, मेरी फैमिली सुखी हो जाए, और वो चली जाती है ऐसे बाबाओं के पास। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सर अगर हम महिलाओं को
घर में इतना सम्मान दें, प्रेम दें उसको। अगर जैसे महिला पुरुष के पैर छूती है, क्या पुरुष महिला के अगर पैर छूने लगे, अगर उसको उतना ही सम्मान दे, तो सर क्यों जाएगी सर वो बाबा के पास? और यकीन क्या मानिए अगर वो पीके सिद्धांत सर अपनी पत्नी को इतना देते हैं समय? बिल्कुल देते सर। अब ये चीज मैं आपको ऐसे ऐसे क्या बताऊं सर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की भी अच्छी बुरी चीजें होती है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को बहुत सम्मान देता हूँ। मैं आप कह के, झगड़े होते हैं हमारे बीच, मैं ये क्यों बोलूंगा झगड़े, क्योंकि इस बात को, इस वीडियो को वो भी देखेगी ही, ठीक है। तो वो तो बोलेगी आप तो मेरे झगड़ा करते हैं। झगड़ा करना तो खैर हमारा अधिकार होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं। ये साइंस वर्सेज ये जो बाबा वाली बात है, गॉड वाली चीज ज्यादा निकल के आ रही है अभी के दौर में, कितना आप इस चीज को मानते हैं? साइंस वर्सेज जो ये बाबा का एजम्पशन है, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक कोई बाबा है जिन्होंने बोला कि इनफर्टिलिटी का इशू है तो भाई गाय के गोबर से गेहूं निकलता है, उसको धुलाइए, पिसवाइए, आटा बनाइए और वो इनफर्टिलिटी दूर करती है। ये सब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये साइंस के लिए क्या चैलेंजेस हैं या नहीं है? सर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि इस दुनिया में गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या बात नहीं कर सर, रहे हैं? मैं आपको, ठीक है, आपका परसेप्शन क्या है मैं अपना बता रहा हूँ सर। सर ये दुनिया बिग बैंग थ्योरी से पैदा हुई है। अगर बच्चों को हम ये बताएं कि दुनिया जन्म कैसे हुआ है, अगर इस बारे में बात करें, मैं 2 मिनट इस बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो एनर्जी बॉल थी, एक पार्टिकल जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, मैटर कोई नहीं था सर, कोई मैटर नहीं था, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होते थे, क्योंकि मास ही नहीं था। फिर सर एनर्जी के कंडेंस होने के कारण उसमें विस्फोट हुआ सर, वो ब्लास्ट हुआ। और सर जब एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती, E=mc², वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई मास में, और बहुत सारी एनर्जी वो फैली, तो बहुत सारे मास फैले, और उससे सर गैलेक्सी का जन्म हुआ, बड़े बड़े पार्टिकल निकले, ठीक है। जैसे ही वो मास बना, तो मास जैसे ही बना सर, तो फिजिक्स के लॉ लागू हो गए। अब जैसे फिजिक्स लागू हुए, ग्रेविटी आ गई, मास आया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, ये सारे फिजिक्स के फॉर्मूला यहाँ पर काम करने लगे। तो क्या ईश्वर नहीं चला रहे हैं? नहीं, पीके नहीं सिद्धांत सर, कोई सर ईश्वर ऐसा नहीं कह चला रहे रहा है हैं सर। कि ईश्वर नहीं चला रहे हैं? नहीं सर, ईश्वर पीके नहीं चला सिद्धांत रहे सर सर। कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं चला रहे हैं इस यूनिवर्स को, नहीं सर, इस ब्रह्मांड इस को। ब्रह्मांड को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लॉ चला रहे हैं सर। तो फिर सदियों से क्यों है कि शनि भगवान है? सुपरस्टिशन सर, लोगों के सुपरस्टिशन है। तो उसके ये पीछे इसको इतना बढ़ावा कैसे आपकी नजरों में मिला? सर इसके पीछे सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है सर। सर मुसल्लरपुर हाट में इतनी गंदगी है, बाजार समिति में इतनी गंदगी है कि लोग पटना के मुसल्लरपुर शायद लोग, हाँ पटना मुसल्लरपुर हाट, या कानपुर भी चले जाइए, मैं तो कानपुर भी गया हूँ, मैं शायद बहुत मुश्किल था वहाँ सर्वाइव करना, दिन भर मैं गया हुआ था, मतलब मैं पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा। सर लोग जुलूस लेके, मसाल लेके रास्तों पे क्यों नहीं उतरते? क्यों नहीं पूछते कि मेरी सफाई क्यों नहीं रही, मेरे बच्चे को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, PMCH हॉस्पिटल में इतने लोग मरते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया है एक ऐसे चीज के ऊपर जो है ही नहीं। उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया धर्म के ऊपर, कि भगवान को मानो, पूजा करो, आराधना करो, हवन करो। लेकिन डॉक्टर पीके सिद्धांत ये कह रहे हैं कि उनका ध्यान, पब्लिक का ध्यान, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, इस तरफ ले जाया नहीं तो जा वो रहा है। सवाल पूछने लगेंगे, अपने हक मांगने लगेंगे, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने लगेंगे। सर इस दुनिया में 2 तरह की कम्युनिटी है, एक है शोषक, एक है शोषित। एक जो टॉप पे है और टॉप पे रहना चाहता है, वो अपने बच्चे को कंधे पे उठा कर रखता है, लेकिन दूसरे के बच्चे को लात मार के नीचे गिराता है। उसका कॉन्सेप्ट है कि दूसरे के कंधे पे चढ़ के तुम ऊपर आ जाओ, लेकिन किसी को हाथ भी मत दो। तो ये जो 90% लोग जो है वो सेकंड शोषित कैटेगरी में है सर। उनको आगे नहीं बढ़ने देने में ही उस 10% की सक्सेस है। आप सोचिए सर, बाकी सारे देशों में एजुकेशन सबके लिए इजीली अवेलेबल है, आप सोचिए कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया में आपको पता है सर कि CBSE ICSE बोर्ड के स्कूल हैं, हद से ज्यादा महंगे। CBSE बोर्ड के स्कूल महंगे हैं, बाकी जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। अब आप बताओ सर, एक ICSE बोर्ड के बच्चे को अगर एक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के बच्चे से कंपटीशन करवा दिया जाए, तो मुझे लगता है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। शायद वो फिल्मों में आगे बढ़ जाए, एक स्टेट बोर्ड का बच्चा किसी फिल्म में किसी ICSE बोर्ड के बच्चे से आगे बढ़ जाए, लेकिन एक बिहार बोर्ड का बच्चा एक ICSE बोर्ड के बच्चे से शायद 10 में से 9 चैलेंजेस हार जाएगा।
तो ये जो क्लासिफिकेशन की गई है, वो जो बच्चे हैं, जो 90% लोग जो नीचे जी रहे हैं, उनको वो कैसे आखिर जिएंगे, कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे बॉदर नहीं करेंगे। आप सोचिए सर, पूरी दुनिया में बहुत सारी क्रांति हुई है। चीन में भी क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति ने तो पूरी दुनिया को बदल दिया, अमेरिका में क्रांति हुई, अरब की क्रांति, अरेबियन स्प्रिंग ने तो पूरी दुनिया को बदल दिया, मिडिल ईस्ट को बदल दिया। लेकिन इंडिया में कभी क्रांति क्यों नहीं होती है? पीके सिद्धांत सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर हैं, कैसे इतनी सारी चीजों से उनका रिश्ता है? सर बात यही है कि सर सीखना, सर मुझे लगता है सीखना बंद तो जीतना बंद। और सर इंटरेस्ट, सर ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर? ये सवाल आप अपने से पूछिए ना सर, कि जब आप जब केमिस्ट्री पढ़ाते तो आप उसमें आप ही ने तो सिखाया सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सबसे पहले आप ही ने सुनाया था सर। मुझे याद है कि हमने टीचर की जिम्मेदारी होती है। सर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर, आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर का सर। तो आपने तो इतनी चीजें पढ़ाई, तो सर आपसे ही तो सीखने के लिए मिला कि केमिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट केमिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। बाकी चीजों को भी सीखना और चीजों को इंटरकनेक्ट करना है। पीके सिद्धांत सर, डॉक्टर पीके सिद्धांत सर कहाँ देखते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं या और भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं? सर मेरा इसको लेके बहुत पॉजिटिव नहीं है सर। जो बच्चे देख रहे हैं वो इस बात को जान लें कि जब तक वो माइंडसेट नहीं बदलेंगे वो बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं। अब सवाल उठता है कि माइंडसेट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि आप बोल रहे हैं फ्यूचर, सर फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है सर। पिछले साल 1 लाख से ज्यादा स्कूल, मतलब पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए सर। आज से 10-15 साल पहले चाइल्ड लेबर के बारे में बात होती थी, कोई बच्चा चाइल्ड लेबर करता हुआ दिख जाता था तो ये इशू बन जाता था। आज की डेट में ये सारी चीजें मैटर नहीं कर रही है सर। लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई है। लोग रिलीजन के नाम पे लड़ना झगड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि रिसर्च किसी भी देश की डेवलपमेंट होती है। जॉब की कमी नहीं है, मतलब लोगों के इंटरेस्ट की कमी है। नहीं, जॉब की कमी तो है सर, लेकिन जॉब का डायरेक्शन बदलना जरूरी है सर समय के साथ। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको ये इंडिया में सर बहुत पीछे है। लिस्ट प्रायोरिटी है सर। क्या हमारी गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है? नहीं सर, बहुत कम खर्च करती है। क्या अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो बहुत कम क्या सर। जीडीपी का कुछ आइडिया? सर मुझे लगता है सर गवर्नमेंट एजुकेशन पे इसने बोला था कि 6% खर्च करेगी, तो 6% भी नहीं है, शायद 2.3 या 3% से भी कम है। उसमें से भी आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जो है हायर एजुकेशन पे अपना फंड कम करती जा रही है, तो रिसर्च पे क्या ही करेगी। हायर एजुकेशन में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी, अगर कोई बच्चा कहीं से रिसर्च कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा परेशानी क्या झेलनी पड़ रही है? उसका बैकग्राउंड सर, उसका बैकग्राउंड का जो ग्रेजुएशन मास्टर्स हुआ है, इवन कि 10th 12th तक जो हुआ है, 10th 12th को तो मैं नहीं काउंट करूंगा, लेकिन ग्रेजुएशन मास्टर्स में उस बच्चे ने जो लैब से दूरी बना के रखी है। अच्छा, जो लैब को वो बस समझता है कि बस आज लेबोरेटरी है तो वहाँ कॉपी की किताब खोल के लिख लेना है, या बस एक टाइट्रेशन लैब का रोल तो ऑलमोस्ट स्कूलों में है ही नहीं। स्कूल की होना पढ़ाई चाहिए में सर। अगर इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री बननी है, अगर तो इंडिया को लैब डेवलपिंग कंट्री जीरो बननी है लेवल तो तक लैब पहुंचाना को है। जीरो लेवल पर पहुंचाना जरूरी है। सर चाइना जापान ये लोग अपने छोटे छोटे स्कूलों में अच्छे अच्छे लैब डेवलप करते हैं। इनके बच्चे जिस तरह से स्कूल करते हैं उसी तरह से इनके बच्चे लैब में आते हैं। क्रिएटिविटी, सर लैब क्या है सर? ये थोड़ी है कि आपको एसी बेस मिलाते रहना है। नहीं, क्रिएटिविटी, ठीक है, कि क्रिएटिविटी डेवलप करना सर, और ये हमारे यहाँ बहुत कम हो रहा है सर। आज जापान इतना आगे है सर, आपको याद होगा एक समय था जब जापान में हमारे यहाँ जो घड़ियां होती थी, छोटे छोटे मतलब टेप रिकॉर्डर होते थे, वो वहाँ घरेलू उद्योग होते थे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठ के बनाया करते थे, और उससे ये ओहदा चाइना ने छीन लिया। चाइना ने उस चीज को छीना, लेकिन चाइना से कोई ये पूछता है कि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया है? चाइना इंडिया की जो इंडिपेंडेंस 1947 में हुई है, चाइना 1949 में हुआ है इंडिपेंडेंस, लेकिन उसने सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर दिया? आज चाइना में जाके आप किसी रिलीजन कीजिए, वो उठा के जेल में डाल देगा। कोई व्यक्ति चाइना में जाके रिलीजियस सेंटिमेंट दिखाता है, आपने देखा है कि वहां जितने भी जो उइगर मुस्लिम है, जो थोड़ी भी मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट दिखाते हैं, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। कोई भी हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति वहां जाके, सर इवन की चाइना का रिलीजन बौद्धिज्म भी नहीं है सर। बौद्धिज्म तो सर इसका था, वो जो किसी तिब्बत का था, तो तिब्बत के लोगों को तो उसने पूरे चाइना में फैला दिया, और तिब्बत में अपने लोग बसा दिए हैं। चाइना में बुद्ध को भी नहीं पूजा जाता है सर, वहां बुद्ध को भी लोग फॉलो नहीं करते। उनका ये मानना है कि वो रिलीजन को फॉलो नहीं करते, तो जब वो रिलीजन को फॉलो नहीं करते, अपना सारा
डॉक्टर ध्यान। पीके सिद्धांत ये कह रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के डेवलपमेंट में रिलीजन और बहुत बड़ा रिलीजन से रोड़ा है जुड़ी हुई सर। चीजें बहुत बड़ी हर्डल सर क्योंकि वो इंसान के सोचने के नजरिए को ब्लॉक छोटा कर करता है। सर अब एक बात बताता हूँ सर, जैसे किसी व्यक्ति के, इंसान के दिमाग में अगर ये हो कि अगर उसके दिमाग में रामायण महाभारत, उसने सीता जी को एक आइडियल पर्सन मान रखा है कि क्या आप उसे- रामायण और महाभारत को रियलिटी से दूर रखते हैं? बिल्कुल रियलिटी से दूर रखता आप हूँ। इसे स्टोरी समझते हैं? स्टोरी है सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी में अगर कोई व्यक्ति बहुत रामायण महाभारत से इंसिस्ट है, तो अपनी पत्नी में वो, या रास्ते पे चलती हुई लड़की में वो सीता को एज्यूम करेगा। अगर कोई लड़की रास्ते से चलते हुए अच्छे कपड़े पहने, साड़ी पहने, सुंदर से ड्रेस पहने, तो उसको उसमें अच्छा ही दिखेगी। लेकिन अगर वो लड़की जीन्स आउटफिट पहन ले, शॉर्ट्स पहन ले, तो उस लड़की में उसे फिर वो बात नहीं दिखेगी, फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब आप सोचो सर कि कोई स्टूडेंट जो ये बिलीव करता है कि रावण के 10 सर थे, क्या वो कभी एक अच्छा न्यूरोसर्जन बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ये मानता है कि पुष्पक विमान हवा में उड़ता है, तो क्या वो कभी एक अच्छा फाइटर प्लेन का इंजन डेवलप कर सकता है? सर कोई व्यक्ति अगर ये मानता है कि तीर के चलाने से उससे आग निकल सकती है, तो क्या वो कभी एक अच्छा मिसाइल बना सकता है? क्या सब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या इतनी होती है कि वो उसको आग निकल सके इससे? तो सर ये मिथ्स है सर। तो अगर मिथ है, तो मैं, अगर इंडिया के स्टेट्स को मैं अगर साउथ की तरफ पर्टिकुलरली मैं देखूं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को ना देखे, अगर मैं साउथ को मैं पर्टिकुलरली देखूं, तो साउथ में रिलीजन भी एक अच्छे लेवल पर रिलीजन में बिलीफ है, और साउथ में एजुकेशन भी इंडिया के बाकी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा बेहतर है, साइंस टेक्नोलॉजी भी वहाँ की बेहतर है। सर आपको पता है साउथ अपने आप को ना अलग देश घोषित करना चाहता है? आपको पता है सर कि साउथ के लोग अपने लिए हाँ, अलग ठीक देश है, मांगते हैं। कुछ लोग, हाँ, कुछ उसके स्टेट्स पीछे में उसके ऐसे पीछे रीजन ये है सर कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स बुरे नहीं है सर। रिलीजियस सेंटिमेंट्स इंसान को एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करते हैं, लेकिन वो जब चीजें दिमाग पे चढ़ जाती है, जब ओवर हो जाती है, तो समस्या होती है। और जो हिंदी बेल्ट है सर हमारा, इसमें यही समस्या है सर कि यहाँ लोग रिलीजन को लेके एग्रेसिव है सर। सर आप, मैं हिंदू हूं, कोई मुसलमान है, ठीक है, ये सत्य है, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे आए हुए किसी मैसेज को बिना तर्क के मान के मुसलमान से नफरत करने लगूं, उसे अपना दुश्मन मान लूं, ये है सर एग्रेसिव सोच। और ये चीज यहाँ के लोगों को डुबा रही है। साउथ में ऐसा नहीं है सर। साउथ के लोग भी रिलीजियस है सर, वहां भी हिंदू, वहां भी मुसलमान है, लेकिन वो लोग रिलीजन को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देते। वहां वो साइंस को आगे रखते हैं। वो घर से सुबह निकलते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं, और वो घर से निकलते अपना काम करते हैं। कॉलेज स्कूल है, वहां पर भी भगवान को प्रणाम करते हैं, और वो मेरे परिवार में भी पूजा पाठ करते हैं, लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, मैं मना नहीं करता। लेकिन अगर जिस दिन मेरे घर के बच्चे ये बोलने लगेंगे कि आज हम तलवार लेके निकलेंगे और जो है वो जुलूस निकालेंगे, उस दिन मैं उसको मना करूंगा कि नहीं बेटा, उस डायरेक्शन में मत जाना। अगर तुमको उस डायरेक्शन में जाना, तो जिन लोगों के तुम पीछे जा रहे हो, बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? फिर उनके बच्चे तो धर्म की रक्षा के लिए नहीं निकल रहे हैं। तो ये चीज मैं उनको सिखाऊंगा कि बेटा रिलीजन ठीक है, रिलीजन को चलो तुमने मान लिया, वो तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन उसको अपने दिमाग पे मत चढ़ने दो। और हमारे यहाँ की समस्या ये है कि लोग, बच्चे उसे अपने दिमाग पे चढ़ा रहे हैं सर। इसीलिए मैं ये फ्यूचर मुझे थोड़ा डार्क दिखता है सर। चलिए, कुछ मैं एजुकेशन से जुड़े सवालों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जी सर। मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर से ये जानना चाहता हूँ, आपने आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं करी, ठीक है, लेकिन आईआईटी में जाना आपका था, आप नहीं जा पाए, फिर आप नेट जेआरएफ करते हैं अंडर 100 रैंक से, और फिर पीएचडी करके आप आईआईटी को रिजेक्ट पीएचडी करने के दौरान करते हैं, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज। बोर्ड एग्जाम आपकी नज़रों में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के डेट में रखे जा रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट में, 10th और 12th में, ये कितना जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज है सर, बिल्कुल जायज है। जब हम बड़ी बड़ी मतलब वीडियो से निकल के रील के ज़माने में आ चुके हैं, तो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन से निकल के छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चन की रेंज में क्यों ना आए? क्योंकि सर बात ये है सर, सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चंस की अपनी एक अलग वैल्यू है। वो स्टूडेंट्स को सोचने पे, स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। छोटे क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी का मौका नहीं मिलता। याद है तो बनाओ, नहीं तो नहीं करो। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों को मेहनत ज्यादा करना होता है। और चूंकि जो आगे कम्पिटिटिव एग्जाम है सर, मैंने कहा ना, हर चीज के 2 फेज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पॉजिटिव ये है सर रिस्पॉन्स की जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ट्रेनिंग हो गई सर। जैसे लोग
पिच पे नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये जो अगर इस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं तो ये बच्चों के लिए नेट प्रैक्टिस है, ताकि आगे वो इस टाइप के पेपर दे सकें। लेकिन अगर इसको बढ़ाया जाएगा सर, तो समस्या ये आएगी कि फिर बच्चों की जो एक्सप्लेनिंग पावर है, जो उनकी इलेबोरेटिंग पावर है, वो कमजोर होती जाएगी। फिर आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे सर, फिर ये टीचर्स मिलने खत्म हो जाएंगे, फिर आपका आने वाला टाइम ब्लैंक हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के इंजीनियर डॉक्टर तो शायद मिल जाए, लेकिन उनको बनाने वाले टीचर खत्म होते चले मैं जाएंगे। आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या बच्चों पे जो अभी एक सोशल मीडिया में चीजें फैली हुई है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, इसमें कितना वजन है? फिर से मैं वही कहूंगा सर, गार्जियन बच्चों को क्या करना है नहीं करना है, ये तो खैर ये बचपन में ही डिसाइड हो जाता क्या है। वाकई पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया? पढ़ाई की वजह से सुसाइड हो रहा है? जो आपका फेज था, आपने 2004-6 वगैरह में 10th किया, तो क्या अभी पढ़ाई का प्रेशर, सिलेबस, कोर्स ये बढ़ गया है बच्चों पर? क्या इस वजह से सुसाइड? सर जब मैं छोटा था सर, मतलब छोटा जब मैं 9th-10th में था, तो उस समय मैंने ना शाहरुख खान की एक स्पीच सुनी थी। तो शाहरुख खान जी ने उसमें कहा था कि यंगस्टर्स को सुसाइड नहीं करना चाहिए, उनको सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो 10th के बच्चे उतने सोच नहीं पाते। मुझे लगा ये पागल इंसान बेवकूफ है, क्यों बोल रहा है सुसाइड, कौन कर रहा है सुसाइड, मैंने तो नहीं सोचा कभी। लेकिन सर ऐसा होता है, बच्चों में सुसाइड की मेंटालिटी आती है सर। मुझे लगता है कि ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है सर। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा 100 में से मुझे लगता है कि 90-80 बच्चे होते हैं जो सुसाइड के बारे में सोचते हैं, कभी ना कभी सोचते हैं, एक बार दो बार सोचते हैं कि लगता है कि अब सुसाइड कर लेते हैं। कुछ वहां पे माँ बाप का जो बॉन्ड होता है बच्चों से, पेरेंटल जो बॉन्ड होता है थोड़ा कमजोर, वो मैटर करता है। जिन बच्चों का माँ बाप के साथ बॉन्ड कमजोर है, बात। वो कर गुजरते हैं, ठीक है, वो इमोशनल होते होते। लेकिन क्या इसका रीजन पढ़ाई का प्रेशर है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा आ गई है पहले से? नहीं सर, पढ़ाई का प्रेशर नहीं है सर, लेकिन जो कोचिंग्स वगैरह में सर, जो जैसे कोटा में जितने सुसाइड्स होते हैं सर, तो वहाँ कोचिंग का प्रेशर तो होता है सर। इस चीज़ को तो आप डिनाई नहीं कर सकते सर, क्योंकि आखिर ये सोचिए कि जो कोचिंग, जो बड़ी कोचिंग, उसके आसपास के बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, गाँव में रहने वाला बच्चा सुसाइड क्यों नहीं करता है? तो एक तो माँ बाप का एक एक्सपेक्टेशन होता ही है, फिर जो कोचिंग का जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, और जो सर शो ऑफ, सर जैसे कोई बच्चा टॉप कर गया सर, आप उस बच्चे को भगवान बना दे रहे हैं एकदम, आप उस बच्चे को गले पे उठा के उसको पहुंचा दे रहे हैं। तो सारे बच्चे उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन उनमें जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप होता है ना, वो उनको अंदर से बहुत तोड़ता है। सर बच्चे आपको सामने से दिखते हैं हैप्पी हैप्पी, लेकिन अगर आप उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर बच्चे अंदर से टूटे हुए हैं। तो बच्चों को काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है सर, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं सर, सिस्टम के कारण, वो माँ बाप प्लस सिस्टम का जो प्रेशर होता है, उसके कारण बच्चे से सुसाइड करते हैं। मुझे लगता है एक 3-fold बच्चा एजुकेशन की वजह से सुसाइड नहीं करता है सर। जिस बच्चे को चारों तरफ से घेर दिया गया है एजुकेशन से कि तुम्हें यही करना है, इसी में आगे बढ़ना है, दूसरों से कंपेयर किया जाता है। मैं बेसिकली जिसके माँ बाप लो IQ के होते हैं, जो बच्चों को एक्सेसिव प्रेशराइज करते हैं, मुझे लगता है अगर मेरी बेटी किसी जॉब को करना चाहे, कोई एग्जाम क्वालिफाई करे, मैं बहुत खुश होऊंगा, नहीं क्वालिफाई करे तब भी मैं उसे पार्टी दूंगा, मैं उस खुशी में पार्टी दूंगा, बेटी तुमने मेहनत तो की, मेहनत करी, ये मेरी कितनी बड़ी बात है, एफर्ट पूरा लगाया। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं भी रिसेंटली फादर बना हूँ, तो जब मेरी बेटी हुई ना, जब मैंने उसको गोद में लिया तो उसने पॉटी कर दी, उसको पॉटी करता हुआ देख के मैं खुश हो गया, मेरी बेटी ने पॉटी कर दिया। अभी वो बोलती तो मुझे उसको लेके, अरे मेरी बेटी बोल रही है। तो जब मेरी बेटी इस कुछ भी करती है तो मुझे खुशी होती, मेरा मतलब बेटा होता वो भी करता तो खुशी होती। तो जब वही बच्चा बड़ा होता है तब उसकी चीजों पे खुश क्यों नहीं होते, तब उसे क्यों प्रेशराइज कर देते, क्यों उसे हम 30 ईयर का पर्सन समझने लगते हैं? अरे वो बच्चा है, वो बच्चा, आपको पता है सर, लड़कियां मैच्योर हो जाती है 18-19 साल तक, और लड़कों को मैच्योर होने में 25-26 साल का टाइम लगता है। आप भी इस चीज को मानते हैं सर कि 18-19 साल का लड़का बिल्कुल मैच्योर, लड़कियां मैच्योर हो जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी कि लड़कियों को समय से पहले मैच्योर बना देता है। लड़के 25-26-30 साल, 30-30 साल लग जाते हैं लड़कों को मैच्योर होने में। तो ये बात माँ बाप को समझनी पड़ेगी कि उनके बच्चियों को मैच्योरिटी नहीं आई है, और सर वो फेल करेंगे, दुनिया भर की लाइन है, कुछ और कर लेंगे, वो क्लैट कर सकते हैं, वो आपको सीटेट है, टीचर बन सकते हैं, अच्छा टीचर बन के,
वो समाज के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सर मैटर ये नहीं करता है कि कौन किसको देख के क्या बनता है, मैटर ये करता है कि एक अच्छी लाइफ, एक स्माइलिंग लाइफ, हम खुश रहें, घर पे आए मुस्कुराएं, इतने पैसे अच्छे कमा लें कि हमारा परिवार खुश रहे, चल सके, बस और क्या चाहिए। बाकी सर किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाए तो वो बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा आगे जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन फ्री होता है सर, वो उतना प्रेशराइज नहीं होता है, उसके पास एक्सपेरिमेंट करने की फैसिलिटी होती है, उसके पास रिस्क लेने का एक चांस होता है। सर ये बात तो आप मानते हैं कि जो रिस्क लेगा वो रिवार्ड पाएगा सर, लेकिन जो बच्चा प्रेशराइज है वो रिस्क नहीं लेगा सर फिर कभी। उसको लेके जो सामने मिल रहा है उसको ले लो, और जो बच्चे रिस्क लेते बोलता अरे छोड़ो ना, बड़ा करेंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ सर कि मैंने आईआईटी छोड़ दी, पछतावा है मुझे इस बात का कि जब मुझे आईआईटी मिली तो मैंने छोड़ दी, माइंडसेट की कमी थी, छोड़ दी मैंने। लेकिन मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस आईआईटी में रहकर जितना सक्सेसफुल होता, मैं उससे 10 टाइम ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा। और उसके पीछे रीजन क्या है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे प्रेशर नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे गाइड नहीं किया तो प्रेशर भी नहीं दिया। उनका गाइड ना करना मेरे लिए एक नेगेटिव सेटबैक था, तो उनका प्रेशर ना देना अभी मेरे लिए एक फीडबैक है, एक पॉजिटिव फीडबैक है। उन्होंने मुझे प्रेशर नहीं दिया, बेटा तुमको जो करना है करो। डॉक्टर पीके सिद्धांत सर से हम जानना चाहेंगे कास्ट का प्रेशर कितना है सोसाइटी में? सर बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा सर, लेकिन इसमें यही कहना चाहूंगा, पहले कास्टिज्म ये थी कि लोग अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अब कास्ट फैक्टर अब पावर सेंटर्स में पहुंच गया है सर। आज के टाइम में कास्ट सेंटर अब ये नहीं रहा कि कोई आपके साथ चाय नहीं पिएगा, आपके ग्लास से पानी नहीं पिएगा, ये सब चीजें अब नहीं होती, अब ये चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए इससे ऊपर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन जा चुका है। डिस्क्रिमिनेशन का लेवल बदल चुका है सर। अब बंद कमरों में बैठ के कास्टिंग की जाती है सर, लिस्ट में छांट के कास्टिंग की जाती है, कि लिस्ट में छांटा जाता है। मतलब पीके सिद्धांत सर सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू की तरफ इशारा है उनका, जी कि सर, वहां तक भी कास्टिज्म की आग है। तो कास्टिंग की आ गया सर। ये बहुत बड़े लेवल सब्जेक्ट जैसे सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लोग इसको कम मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कभी कभी साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक जिंदगी जीने के लिए अगर किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो वो कभी नहीं गेस कर सकता कि हिस्ट्री रिपीट करती है, चक्के की तरह होती है, रिपीट करती है खुद को। तो जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ा वो नहीं समझ सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर किसी ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो वो नहीं जान सकता है कि हमारे आसपास कौन सी जगह का, जब वो जाने ज्योग्राफी नहीं जानेगा तो वो हिस्ट्री कैसे समझ सकता है। किसी ने पॉलिटी नहीं समझी है तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने का पावर आर्टिकल 20 आपको 32 में दिया गया है, हाई कोर्ट जाने के लिए 226A में दिया गया है। आप किसी पे कोई आपसे क्रिमिनल ऑफेंस लगाता है 504, 506, आपके पास जो है पीके सिद्धांत सर इतना कुछ कैसे चीजों को जान पाते हैं? मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से वो पढ़ते जाते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर। सर मैं आपसे यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ सर, देखिए फिर से मैं वही वाली लाइन पे आऊंगा, विवादित लाइन पे। अब जैसे किसी बच्चे से 5 सवाल पूछो आप कि तुम्हें राम जी के पिता का नाम क्या था, वो बता देगा। आप उससे पूछो सीता के पति का नाम क्या था, सीता जी के पति का नाम वो बता देगा। आप उससे पूछो कि दुर्गा माता की पूजा कितने दिन, वो बता देगा। ऐसे आप 10-50 क्वेश्चन पूछ लो, बता देगा। लेकिन आप उससे पूछो कि अगर तुम्हारे घर से किसी व्यक्ति को उठा के ले जाए पुलिस तो कौन सा कानूनी पेज तुम यूज करोगे, वो नहीं बता पाएगा कि हैबियस कॉर्पस होता है, रिट पिटीशन। आप उससे पूछो कि कोई सरकारी आदमी तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, उससे कैसे काम करवाओगे, तो वो नहीं बता पाएगा कि मैंडेमस एक पिटीशन होता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम छोड़िए कोई और काम कर देता है, जैसे कोई आदमी है उसको ऑपरेशन नहीं करना तो उसने ऑपरेशन कर दिया और पेशेंट मर गया, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको नहीं पता होगा कि कोवेरेंटो भी कोई चीज होती है। तो जिंदगी ने ये सिखाया कि सिर्फ साइंस नहीं है सर, साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। साइंस में रिसर्च फील्ड एक अलग है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हर चीज का नॉलेज जरूरत होती है सर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है सर, इसके लिए मैं सब कुछ पढ़ता हूँ सर। तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर, बहुत ही एक आम घर से, बहुत एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई अकेले अपने दम पर लड़ी। और हमारे ये बहुत पुराने शुरू के अर्लियर डेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। हमारे बहुत सारे यूथ स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर हैं। ये कुछ खास हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे साथ इन्होंने टीचिंग भी करी, बाद में हमारे साथ कोचिंग में इन्होंने अपना कुछ दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया भी, और कभी ये हमारे साथ हमारे बेंच पर आकर के पढ़े, और
कोविड पीरियड में कुछ ऐसा भी टाइम रहा कि मैं इनके प्लेटफॉर्म पर JRF नेट के बच्चों को मैं भी कुछ दिन मैं पढ़ा पाया, सर। तो वापस आफ्टर कोविड मैं स्विच कर सर, गया। वो रीजन था सर, आपकी वजह से वो प्लेटफॉर्म स्ट्रांग हुआ सर। तो आपने उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया सर, आपने मुझे उस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में हेल्प किया सर। ये मत बोलिए कि आपने उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, आपने प्लेटफॉर्म को स्टैंड करने में मेरी हेल्प की सर। तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म भी सर वो आप ही का था सर, आप ही की गाइडलाइन के थ्रू मैं ऑनलाइन पे आया था। तो वो ऑनलाइन पे आने का जो आइडिया था सर, वो भी कहीं ना कहीं आप ही का था सर। क्योंकि आपने मेरा ये इंटरेस्ट देखा कि अब जो 11th-12th में IIT-JEE में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका कम था, था, हाँ। क्योंकि रिसर्च लेवल पे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, तो आप ही ने सर ये आइडिया दिया था, आपको याद होगा या नहीं होगा सर, ठीक है। तो आप ही ने आइडिया दिया था कि इसको जो है थोड़े नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। इवन कि सर जब मैं 11th-12th को पढ़ाता था, उस समय पे प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाने का भी जो आइडिया था सर, वो आप ही का दिया हुआ था कि प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाइए। उन दिनों डिजिटल पैनल का कोई नहीं डिजिटल था, पैनल तो कहीं चलन था नहीं ही नहीं, वो तो कोविड टाइम में इतना हाईलाइट हुआ। तो पीके सिद्धांत सर से आज हम लोग बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और इंटरव्यू में अपने पर्सनल लाइफ से लेकर के गीता में पीके सिद्धांत सर कितना बिलीव करते हैं? सर गीता कर्म के सिद्धांत पे काम करती है, उसमें भी बहुत सारे सर, उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक मुझे लगते हैं। एक्सप्लेन करने लगूंगा तो सर फिर एक अलग वीडियो बन जाएगी उसकी। अब जैसे सर एक सबसे बड़ा मिथ हम जीते हैं सर दुनिया में, एक बड़ा मिथ है कि इंसान पैदा होते हैं मरते हैं। सर ये मिथ में बहुत बड़ा झोल है सर। जैसे हमारा ऊपर का जो सर का हिस्सा होता है, इस हिस्से को बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है, और पीछे जो होता है इसको बोलते हैं स्टेम ब्रेन। सर ये जो सेरिब्रम होता है, ऐसे पाइप पाइप घूमी हुई, इसका काम होता है सर मतलब चीज़ों को स्टोर करना, बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस। जैसे आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, वो मेरा दुश्मन है, मैं उससे गुस्सा करता हूँ, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है। ये जो इंटेलिजेंस है वो सेरिब्रम स्टोर करता है। अगर इस पे चोट लगे तो इंसान मरता नहीं है, वो विक्षिप्त हो जाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, कभी हंसता है कभी रोता है। जैसे आपने वो मूवी में देखा तेरे नाम मूवी में, उसको चोट लगी थी। इसके पीछे का जो हिस्सा होता है, इसमें ये इसका नाम होता है स्टेम ब्रेन। इसमें दो पार्ट होते हैं, पोन्स और मॉड्यूला। ये वही सेरिब्रम है सर, स्टेम ब्रेन है। जो एक मूवी थी नाना पाटेकर, किसने बोला छोटा दिमाग इधर नहीं मारने का। इसमें दो पार्ट है, पोन्स और मॉड्यूला। पोन्स का काम होता है सर बॉडी को बैलेंस करना, मॉड्यूला का काम होता है सर कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट वगैरह को कंटिन्यू करना। इसमें चोट लग जाए या इसको ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाए, आदमी खत्म सर। बस यही है लाइफ। मतलब मदर के एग और बाप फादर के स्पर्म से मिलकर एक बच्चा बनता है, ठीक है, बायोलॉजी के लॉज के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी बनती है और एक समय के बाद वो मर जाता है। सर आत्मा परमात्मा जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा सर अगर आत्मा होती सर, आप बताओ, आज से अगर 5000 साल पहले आप चले जाओ तो 5000 साल पहले धरती पे आबादी कितनी होगी सर? मुझे लगता है इंसान कितने होंगे, शायद 4-5 करोड़, उतने भी नहीं होंगे सर। एक करोड़ भी इंसान नहीं होंगे। छोटी छोटी कॉलोनियों, मतलब झुग्गी बना के, मतलब कॉलोनी बना के लोग रहते थे आदिवासी समाज में सर। 1 करोड़ मान लो इंसान थे, और सर जीव जंतु कितने होंगे? हम किसी चीज की फार्मिंग नहीं करते थे, ठीक है, किसी चीज को पेट नहीं बनाते थे। तो मान लीजिए अगर इंसान 1 करोड़ थे तो मान सकते हैं कि उसमें 500 करोड़ जीव जंतु होंगे, सभी जीवन धरती पे। आज 5000 साल के बाद 750 करोड़ तो सिर्फ इंसान है सर। और हम कुत्ते, मुर्गी, बिल्ली, इन सब की फार्मिंग करते हैं, तो उसकी आबादी मुझे लगता है कि अगर नहीं भी होगी तो 10-20 लाख करोड़ होगी। तो सर गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि दूसरे अध्याय के गीता के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आत्मा का न जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर है, ठीक है। इसका मतलब आत्मा टूटती भी नहीं है। ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आत्मा एक सिर्फ शरीर बदलती है। अगर आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है सर, तो वो 501 करोड़ की आबादी आज 5 लाख करोड़ से ऊपर कैसे हो गई? क्या पीके सिद्धांत सर को कंट्रोवर्सी से इन चीजों से डर नहीं लगता? डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि लोग इस माइंडसेट के नहीं है कि इन चीजों को वो एक्सेप्ट कर पाए। इतने इस लेवल पर वो नहीं बात करना चाहते हैं, नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहते। रिलीजन को लेके लोगों का माइंडसेट क्लियर है, वो नहीं सुनेंगे। आप लॉजिक की बात नहीं करेंगे, वो बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेस्ड, जिससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट सेटिस्फाइड होते हैं। उनके जीने का आधार है रिलीजन, उस पर कोई चोट करे, के जीने का आधार है रिलीजन। हाँ, ज्यादातर लोगों के जीने का आधार रिलीजन, उस पर कोई चोट करता है तो वो मतलब, और वो ये नहीं सोचते कि वो उसी के लिए बोल रहा है कि एक परफेक्ट इंसान बनो,
जब इन चीज़ों से निकलोगे तो अपने कैरियर, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में सोच पाओगे। वो नहीं सोच पाते इस बारे में, और फिर वहाँ हमारे जैसे लोगों की लॉजिक जो है वो धरी की धरी रह जाती है, फिर हमें वो कुछ से कुछ नाम दे देते हैं। ये सब हटा ही दीजिएगा सर। अभी लोगों में इतनी मतलब जागरूकता नहीं आई है कि सर वो इन चीज़ों को समझ पाए सर। नहीं, ठीक है। तो चलिए, आपके साथ सेशन बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ भी नया अचीव करना चाह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं, उसके अलावा आप कुछ और अचीव करना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं बहुत सारी, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बस आपका सर गाइडलाइन बना रहे सर, आप ठीक छात्र है। रहे और शिक्षक भी बने, और आज हमारे साथ मंच भी साझा कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी गर्व का एक क्षण है। हम लोग फिर मिलते हैं चैनल पर, फिर कभी आते हैं, बातचीत करते हैं। धन्यवाद।